प्रीलिम्स के डायलेमा से अभी बाहर नहीं आ पाए हैं। चलो आज बाहर आ जाते हैं। राइट, टुडेस आवर टॉपिक इज एल नीनो। वाई? बिकॉज इट इज़ वाइडली इन द न्यूज़। राइट, यूट्यूब पे कहीं पे भी देखो सारे वीडियोस एल नीनो का ही दिख रहा है आजकल। राइट, so after seeing those videos I just felt I felt that we need to give a comprehensive knowledge about the El Nino. right, तो वहाँ पे जो भी है जो conceptually तो समझा जा रहा है, लेकिन the problem is whenever UPSC going to ask in the examination, UPSC focuses on the keywords, terminologies. right, मतलब आप तो concept समझ में आ जाएगा El Nino का, लेकिन जब जो कीवर्ड्स होती है, टर्मिनोलॉजीज होती है, अगर वो टर्मिनोलॉजीज के साथ अगर एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन, आप कंफ्यूज हो जाओगे। राइट, तो कौन सी टर्मिनोलॉजी से वो सारे चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास थोड़ा लंबी होगी। वाई? बिकॉज वी हैव टू फिनिश दिस वन। बट व्हाट आई कैन गारंटी यू इज दैट आफ्टर स्पेंडिंग 1 hour about this topic, you no need to read any other sources. right, just update करते रहना है कि न्यूज़पेपर में और क्या बताया जा रहा है एल नीनो के बारे में। right, तो आपको जो भी यहाँ पे टर्मिनोलॉजी से, कीवर्ड से, ये सारे चीज़ को आप पकड़ के रखना है। इज इट क्लियर? सो टुडेस आवर क्लास इज कवरिंग एल नीनो इन दिस एस्पेक्ट। राइट, क्या? So we are covering definition, उसके बाद concepts, phenomena, right? Phenomena मतलब जो ENSO है, El Nino Southern Oscillation, मतलब neutral condition, right? मतलब El Nino आने से पहले कौन सा condition है, right? That neutral condition, ENSO condition we are seeing, then after we are seeing the El Nino, right? While you are understanding the El Nino, we have to keep in mind the 3 variables, 3 factors. Those are first wind, second one temperature, third one rainfall, precipitation. right, so ये 3 variables को ये 2 condition में, मतलब neutral condition में ये 3 factors कैसे behave कर रहा है, right? El Nino condition में ये 3 factor कैसे behave कर रहा है, ये चीज को यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। right, while studying these things in details, we are focusing on the keywords as well as terminologies. right, geography का पार्ट है। right, El Nino is the geography का पार्ट है, तो कोई कुछ कॉन्सेप्ट्स है, टर्मिनोलॉजी से, वर्डिंग्स है, वो सारे वर्ड्स को आप पकड़ के रखना है। ठीक है, उसके बाद we are also discussing the related concepts like Southern Oscillation Index, Indian Ocean Dipole, jet streams, ये सारे इंटर-related topics है। right, that means these things will be in place when we are talking about the condition on India, that is the भारत पे right, ये एल नीनो का इफेक्ट क्या है उस कॉन्टेक्स्ट में इंडियन ओशियन डाइपोल, जेट स्ट्रीम, राइट, ये दोनों कॉन्सेप्ट आ जाता है पिक्चर में। ठीक है, अब लास्ट में है आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया जाएगा। राइट, ऑब्जेक्टिव टाइप, एट द सेम टाइम सब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव का 10 क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव का 10 क्वेश्चन दिया जाएगा, ताकि आप यहाँ पे जो भी अपन टर्मिनोलॉजीज यूज किया जाएगा उसके साथ कैसे यूपीएससी क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकती है, उसका सैंपल देने के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको दिया गया है। ठीक है, लेट्स बिगिन। सबसे पहले है व्हाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट एल नीनो। व्हाई? बिकॉज इट इज इन द न्यूज। व्हाई एल नीनो इज इन द न्यूज? व्हाई? बिकॉज नेशनल ओशियन एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, that is called as a NOAA, National Atmospheric Administration, right? It is the official entity of the US government which talks about or predicts, right, forecast about the climate and weather all over the world, right? So this administration, the atmospheric administration, in the April month, it has said that El Nino is likely to emerge soon
82% chance in May July 2026 and continue through northern hemisphere winter 26-27. That means 97% chance in December 2026 to February 2027. राइट खुद मिला के क्या बोल रहा है, एल नीनो इज कमिंग अप, मई जून में इसका परसेंटेज इतना है, राइट दिसंबर आते आते ही, मतलब जो विंटर आते आते ही दिसंबर से फरवरी के बीच में उसका परसेंटेज 96% है, राइट. सो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट इन विच वी आर नाउ रीडिंग अबाउट द एल नीनो कॉन्सेप्ट. सो फर्स्ट we need to understand the definition part, how to define the El Nino, right? Everybody, you know, saying that it is the change in the temperature, increasing the temperature, everybody says. But we go with the official definitions, right? As we have seen this year prelims paper, most of the questions came from the official sources like Press Information Bureau, UNESCO website, right? So from now onwards, we are also mostly confined to the official sources. We refer only official sources rather than going by any material or any other magazines. Is it clear? So, who is defining now El Nino? The Climate Prediction Center. The Climate Prediction Center. The Climate Prediction Center. CPC of the NOAA. मतलब ये जो नोवा का, राइट, नोवा का और एक विंग है क्लाइमेट प्रेडिक्शन सेंटर, राइट. सो दैट इज डिफाइनिंग द एल नीनो. इट सेज दैट एल नीनो कंडीशंस एज एग्जिस्टिंग व्हेन 1 month positive sea surface temperature anomaly of 0.5 degrees centigrade or greater is observed in the Nino 3.4 region of the equatorial Pacific Ocean, right? अब ये Nino 3.4 region कहाँ पे है? 50 degree north to 5 degree north to 5 degree south, 120 degree west to the 170 degree west, and expectation that the 3-month Oceanic Nino Index threshold will be met, right? तो फर्स्ट कंडीशन क्या बताया? फर्स्ट कंडीशन, अगर ये नीनो 3.4 रीजन है, we'll going to see where this Nino 3.4 region, but first understand the definition. A 1 month positive sea surface temperature anomaly is 0.5 degrees centigrade or more, right, in this particular Nino 3.4 region. And also it would be predicted, expectation that it would continue for the 3 months. Therefore Ocean Nino Index threshold will be met. Is it clear? So this is the first criteria, increasing the temperature greater than 0.5 degrees centigrade in Nino 3.4 region. In a moment we're going to see where is this Nino 3.4 region, right? अब और एक कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन है an atmospheric response typically associated with the El Nino is observed over the equatorial Pacific Ocean, right? तो खुद मिला के क्या, नीनो 3.4 रीजन कहाँ पे है? इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन के अंदर ये रीजन है, राइट? ये जो अनोमली है कहाँ पे दिख रहा है? इस लोकेशन में दिख रहा है, राइट? सो दीज टू कंडीशंस व्हेनेवर द मेट, एल नीनो कंडीशंस वुड बी अपीयर, देन this climate prediction center will announce that El Nino is coming up, right? Is it clear so far? Definition, right? आपको ये wordings याद रखनी है. Sea surface temperature of around 1 month would be increased, right, more than 0.5 degrees centigrade in the Nino 3.4 region, right? And also expectation that 3-month Oceanic Nino Index threshold will be met. इस कंडीशन में इस फिनोमिना, एल नीनो फिनोमिना को
डिक्लेयर किया जाएगा कि दिस ईयर वुड बी द एल नीनो ईयर, राइट. Officially, an El Nino or La Nino event is declared when the 3-month running mean of the Nino 3.4 anomaly, right, the Oceanic Nino Index, ONI, exceed 0.5 degrees centigrade, right, or drops below 0.5 degrees centigrade. That means whenever increase 0.5 degrees centigrade, it is the El Nino. Whenever decrease minus 0.5 degrees centigrade or more, then that year would be La Nino, right. अगर एल नीनो के लिए 3 मंथ का मीन टाइम लिया जाएगा, 3 महीने का एवरेज लेके, अगर उस एवरेज नीनो 3.4 इंडेक्स में उस एवरेज में अगर ग्रेटर देन 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा, देन दैट ईयर वुड बी कंसिडर्ड एज द एल नीनो ईयर. अगर 5 महीने का एवरेज लेके उसमें उस एवरेज में अगर टेम्परेचर वुड बी डिक्रीज्ड मोर देन 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, देन दैट ईयर कंसिडर्ड एज द ला नीनो. इज इट क्लियर? तो यहां पे क्या याद रखना है, एल नीनो के लिए मीन टाइम क्या है, 3 मंथ्स है. ला नीनो के लिए मीन टाइम क्या है, एवरेज टाइम क्या है, 5 मंथ्स है. ये चीज को याद रखनी है. इज इट क्लियर? कंफ्यूज नहीं होनी है. दोनों के लिए एक ही क्राइटेरिया नहीं है. दैट्स व्हाई आई हैव पुट दिस डेफिनेशन हियर, राइट. जस्ट फॉर द फैक्ट, द टर्म एल नीनो मीनिंग द लिटिल बॉय, meaning the little boy in Spanish, was coined by the Peruvian fisherman who observed the warmer ocean water during the month of December. इसका कहानी है, लेकिन ये कहानी that was spanning to the 1600, मतलब ये कहानी कब हुआ है, it was happened in the 1600, right, 17th century में हुआ है. तो अब उसका ज़्यादा relevance नहीं है. No need to go into the detail of it. बस इतना याद रखना है, El Nino meaning the little boy. बस इतना याद रखना है आपको. Definition is over. Any doubt on the definition part? Fine. Now we'll understand the phenomena, the process, the concept, right? आप बस from the outset, अभी के लिए, right, before going into the detail one by one, अभी के लिए from the outset you understand the two things. The first one, this is the eastern coast of the Pacific Ocean, right? This is the western coast of the Pacific Ocean. West Pacific Ocean, यह है East Pacific Ocean, right? अब इस तरफ कौन सा है, यहाँ पे साउथ है, वेस्ट साइड इंडोनेशिया, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, ये है, right? Now for the time being, keep in mind that East Pacific coast is the coldest or coolest, always stays cold, while the Western Pacific coast stays always hot or the wet, right? मतलब कोल्ड है तो दिस कोस्ट इज द ड्राई कोस्ट, दिस कोस्ट इज द वेट कोस्ट. इतना याद रखना है, ठीक है? क्यों? क्योंकि सिंस इट इज द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशियन, यहां पे हाई प्रेशर ज्यादा होती है, राइट? यहां पे लो प्रेशर ज्यादा होती है, ड्यू टू विच trade winds move from the high pressure to the low pressure, right? That means trade winds are moving from the eastern Pacific Ocean to the western Pacific Ocean. Trade winds are moving from east to the west, therefore these trade winds called as the easterly trade winds, easterlies. These trade winds called as easterlies trade winds. Why? Because they are moving from the east to the west. Is it clear so far? Why they are moving from east to west? Why? Because here high pressure belt, this east coast is high pressure belt, western Pacific coast is low pressure belt, right? अब हवा इधर से ईस्ट टू वेस्ट जा रही है.
Since this coast is warmest one, right? This is the warmer one, hot coast, right? Warmest coast. Once the wind is going from east to the west, as it reaches to the western coast, it accumulates the moisture. That means what? ये हवा जो भी है, यहाँ पे ठंडी हवा है, ठंडी हवा यहाँ से जाते जाते गर्म हो जाएगी, क्योंकि ये कोस्ट है, वार्मर कोस्ट है, बिकॉज ऑफ विच विंड विल बी अपलिफ्टेड. क्यों? गर्म हवा का वेट कम होती है, ठंडी हवा का वेट ज्यादा होती है. इज इट क्लियर? सिंस this is the warmer coast, wind will be uplifted. That means was the wind is ascended here, uplifted here, right? जैसे विंड ऊपर जाएगी, यहाँ पे गर्मी के वजह से, राइट, यहाँ का जो सरफेस का वाटर का, राइट, इवापोरेशन कंटिन्यूसली होती रहेगी, राइट. When this wind moves upward, it will accumulate the moisture from the air. राइट, जो ऊपर जो एवापोरेट हो रहा है, राइट, उस कंटेंट को ये लेके मॉइस्ट बन जाती है, राइट. मतलब हवा क्या हो जाएगी अब? नाउ दिस असेंडेड एयर विल मेक द फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड, राइट. कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होके प्रेसिपिटेशन होगी. दैट, इसका मतलब खुद मिला के ये वार्मर कोस्ट पे, वेट कोस्ट पे, राइट, वेस्टर्न पैसिफिक कोस्ट पे बारिश होगी, राइट. एंड दिस इज द नॉर्मल कंडीशन. ठीक है. अब जैसे हवा ऊपर जाते ही, राइट, ये हवा का दो ब्रांच में बढ़ जाती है. एक ब्रांच इस तरफ आएगी, दूसरा ब्रांच इस तरफ जाएगी. ठीक है. अब ये ब्रांच इस तरफ, जो ब्रांच इस तरफ आ रही है, दैट मीन्स ये है दोबारा ईस्ट के तरफ आएगी, राइट. जैसे जैसे ईस्ट के तरफ आएगी, ये हवा दोबारा क्या होगा? कोल्ड हो जाएगी. Why? Because this eastern Pacific coast is, colder belt, right? Cold belt, right? इसका वजह से ये हवा का वेट बढ़ जाएगी. ये वेट बढ़ने के कारण, air would be descended here. Air would be descended here, right? खुद मिला के. Is it clear so far? Eastern Pacific coast, coolest coast, right? Western Pacific coast is the warmest coast throughout the year. ये normal condition है. ठीक है. Whatever the trade winds is going, easterly trade winds, it will be uplifted and ascended at the western coast, and it will be given the precipitation here. That means rainfall, right? And one branch of the easterly winds again coming back to the eastern Pacific coast, right? Since यहाँ पे cooler coast है, since weight of the cold wind is high compared to the warmer wind, it will be descended at the eastern Pacific coast. अब क्या होगा इससे? This cycle would be completed, and इस cycle को बोला जाएगा, it is the Walker cycle, Walker circle, right? This circle is called as the Walker circle, right? अब ये क्या हुआ यहाँ पे? This phenomena is occurring where? This is occurring over the ocean surface. कहाँ पे चल रहा है ये? और थोड़ा क्लियरली बताना. This is happening in the atmospheric level. In the atmosphere, this Walker cycle is taking place. Walker circle is taking place. That means what? अगर और बताना है, this was happening tropics. जो tropical region है, वहां पे ये phenomena is taking place. This phenomena is taking place in the over ocean surface, atmospheric level, right? Especially in the tropical regions. Is it clear? इसका मतलब समुद्र के ऊपर क्या चल रहा है? We have seen here. First thing. The second thing is, now we have to understand what is happening on the surface of the ocean. On sea surface, what is happening we have to see. Right? उसके बाद सब सरफेस लेवल जो है, जो अंदर, समुद्र के अंदर, राइट, सब सरफेस
लेवल पे क्या चल रहा है, इस चीज को भी समझना है, राइट। इसका मतलब पहले ओवर द ओशन सरफेस, ऑन द सी सरफेस, थर्ड वन सब सी सरफेस लेवल पे क्या हो रहा है, दीज 3 लेवल पे फिनोमिना को आप समझना है। इज इट क्लियर? सो एज ऑफ दैट वी हैव कंप्लीटेड what is happening in the atmospheric level, what is happening, Walker circle is taking place, this phenomena we have understood. Now coming to the on the sea surface, what is happening, right? जैसे बताया ईस्ट कोस्ट, कूलर कोस्ट, राइट, और हवा चल रही है ईस्ट टू वेस्ट। अब हवा जैसे जिस डायरेक्शन में हवा चलेगी उसी डायरेक्शन में जो सरफेस का वाटर है उसका मूवमेंट होगी। आप भी देखे होंगे तालाब में जैसे हवा चलेगी ऊपर का जो पानी का है उसका भी लेयर उसी डायरेक्शन में बनती है, उसी डायरेक्शन में वो लेयर मूव करती है। इज इट क्लियर? द सेम वे द अपर लेयर ऑफ द सरफेस ऑफ ओशियन, पैसिफिक ओशियन is also moving from the east to the west in the direction of trade wind, right? जैसे ऊपर लेयर मूव करेगी ईस्ट टू द वेस्ट, राइट, और जैसे जैसे वेस्ट कोस्ट पहुंचेगी ये पानी भी क्या होगा, गर्म पानी है, यहां पे ठंडा पानी है। वाई? बिकॉज द कूलर कोस्ट, द वेस्टर्न कोस्ट इज वार्मर कोस्ट, राइट। तो जैसे जैसे यहां पे पहुंचेगी ये पानी भी गर्म होता जाएगा, राइट। इसका मतलब ऊपर का लेयर ऐसे जाके, राइट, वंस दिस वाटर बिकम वेट और वार्मर इट विल बी गोइंग इन दिस डायरेक्शन, डाउनवेलिंग टेकिंग प्लेस। इसका मतलब यह है वंस द कूलर पार्ट ऑफ द वाटर इज मूविंग फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, यहां जो नीचे का जो पानी है वो भी ऊपर आने के लिए कोशिश करेगी, राइट। इसका मतलब यहां का जो विंड का वजह से यहां का पानी इस डायरेक्शन में मूव होते ही जो नीचे का पानी है दैट इज कमिंग अपवर्ड्स, दिस इज कॉल्ड एज ई अपवेलिंग। जैसे यहां का नीचे का पानी ऊपर तरफ आएगी अपवेलिंग होगी, इसका अपोजिट में जब पानी यहां का नीचे ऊपर से नीचे आने के लिए ट्राई करेगी दैट इज कॉल्ड एज द डाउनवेलिंग, ठीक है। तो वेस्टर्न कोस्ट में डाउनवेलिंग इज टेकिंग प्लेस वेयर, सब सरफेस लेवल ऑफ पैसिफिक ओशियन। टर्मिनोलॉजीज, दिस इज व्हाट वी कॉल द टर्मिनोलॉजीज, क्लियर कट, आपको याद रखनी है। सब सरफेस लेवल, ओवर द ऑन द सी सरफेस एंड ओवर द सी सरफेस, राइट। इसी टर्मिनोलॉजी को यूज करते हुए क्वेश्चंस पूछा जाएगा, राइट। Downwelling is taking place subsurface level of western Pacific coast, while upwelling is taking place eastern Pacific coast, right? Is it clear? अब क्या होगा, ऊपर का पानी का डायरेक्शन ऐसा आ रहा है, मतलब ये डायरेक्शन ऐसा जाते हुए नीचे का पानी ऊपर आ रहा है। इसका मतलब क्या, गर्म पानी नीचे आ रहा है, ठंडी पानी ऊपर आने के लिए कोशिश हो रही है। Therefore ठंडी पानी गर्म पानी के बीच में एक लेयर बन जाती है, दैट लेयर इज कॉल्ड एज द थर्मोक्लाइन। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द कोल्ड वाटर एंड द वार्म वाटर, राइट। थर्मोक्लाइन इज द लेयर वुड बी appeared between warmer water and cold water at the subsurface level in the Pacific Ocean. Are you getting? अब ये कैसे बनेगी? Why? Because यहां का पानी अपवेलिंग हो रहा है, नीचे का ठंडी पानी ऊपर आ रहा है, therefore ठंडी पानी का मात्रा यहां पे ज्यादा होगी और यहां पे गर्म पानी नीचे आ रही है क्योंकि विंड इधर इस डायरेक्शन में है, पानी धीरे धीरे इधर आते ही गर्म पानी ज्यादा मिलती है, देयरफॉर वार्म वाटर का कंसंट्रेशन इस तरफ ज्यादा है, कोल्ड वाटर का कंसंट्रेशन इस तरफ ज्यादा है। देयरफॉर यू विल गेट दिस डायग्राम, दिस लाइन, थर्मोक्लाइन लाइन इन द स्लोप मैनर। आर यू गेटिंग? दिस इज द नॉर्मल कंडीशन, राइट। अभी मतलब क्या, अभी तक क्या चल रहा है, इन द नॉर्मल कंडीशन, राइट, थर्मोक्लाइन इज slope that to
अपवर्ड स्लोप फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, याद रखनी है, अपवर्ड स्लोप फ्रॉम वेस्ट टू द ईस्ट और डाउनवर्ड स्लोप फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, राइट। डिफाइन द थर्मोक्लाइन, ये नहीं बताया जाएगा, ये भी आ सकता है, लेकिन आपको 1 2 3 जो स्टेटमेंट दिया जाएगा उसमें एक स्टेटमेंट में डिफरेंस भी पूछा जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट में अपवर्ड स्लोप है और किस डायरेक्शन में, ईस्ट टू वेस्ट में है, वेस्ट टू ईस्ट में, ये पूछा जाएगा। इज इट क्लियर? फाइन। सो दिस इज द नॉर्मल कंडीशन। तीनों कंडीशन में मतलब तीनों लेवल पे देख लिया, एटमॉस्फेरिक लेवल, ओवर द सरफेस लेवल, ऑन द सरफेस लेवल एंड सब सरफेस लेवल। तीनों लेवल पे फिनोमिना को देख लिया फ्रॉम द आउटसाइड। इज इट क्लियर? नाउ कमिंग टू दी एल नीनो कंडीशन। अब एल नीनो कंडीशन में क्या है, दिस इज द स्पॉट टू रिप्रेजेंट दी वार्म वाटर पूल, मतलब जो कितना गर्मी होती है, वाई बिकॉज दिस कोस्ट इज वार्मर कोस्ट, राइट, हॉटेस्ट कोस्ट, राइट। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बस ये सब रिड्ज को यूज किया जाएगा, राइट। ये जो रिड्ज है मतलब जो वार्म वाटर का पूल है, राइट, जो डायग्राम, दिस इज रिप्रेजेंटिंग दी वार्म वाटर, ठीक है। अब क्या होगा, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, कैसे, जैसे आपको कंडीशन जो बताया जा रहा है 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड अगर बढ़ गया, मोर देन 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया, इसका मतलब क्या है, दिस वाटर का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब ये जो वाटर वार्म वाटर का पूल है, दिस वुड बी कमिंग इन दिस डायरेक्शन, मतलब यहीं पे, मतलब यहां तक जो गर्म पानी होना चाहिए, अब गर्म पानी कहां तक हो रही है, यहां तक गर्म होता जा रहा है, राइट। मतलब इस डायग्रामिक फॉर्म में अगर बोला जाएगा, दिस वार्म वाटर पूल इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द ईस्ट when the temperature is increased more than 0.5 degree centigrade, right? समझ में आई? Right. Now what is happening, this coast is cooler coast, cold coast, Pacific, East Pacific Ocean. अब ट्रेड विंड जब यहां पे आएगी, यहां से शुरू होगी ईस्ट से वेस्ट के तरफ, राइट। इससे पहले नॉर्मल कंडीशन में क्या था, वंस दिस विंड कम्स हियर वेस्टर्न कोस्ट of the West Pacific Ocean, then it will get sufficient moisture here, therefore it will be get uplifted and condensed, thereby the precipitation taking place. इसका मतलब यहां तक इस सब नॉर्मल कंडीशन में गर्म तो यहीं पे है, इसका मतलब यहां तक जो हवा है, विंड है, ट्रेड विंड है, once it is reached here, then only it will get the sufficient condition in order to be uplifted, ascended, thereby condensation precipitation comes up. क्योंकि इसको जितना ऊपर उठने के लिए जिस मात्रा में यहाँ पे गर्मी चाहिए, वो गर्मी उसको यहीं पे मिल जा रहा है, राइट। उसीलिए यहाँ पे असेंड होके, अपलिफ्ट होने के बाद यहाँ पे एवापोरेशन का वजह से जो मॉइस्ट एयर है वो उसको मिल जाती है, उसी का वजह से जाके कंडेंस, उसके बाद प्रेसिपिटेशन हो जाती है, राइट, नॉर्मल कंडीशन में। नाउ इन द एल नीनो कंडीशन, अब ये हवा यहां तक जाने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो गर्म पानी है, ये गर्म पानी इस तरफ यहां तक आ गया है। इसका मतलब ये हवा जो ट्रेड विंड्स है, ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स, वंस रीच्ड सेंटर ऑफ द ईस्ट पैसिफिक ओशियन, then it will be ascended, then after condensation precipitation takes place। अब यहीं पे बारिश होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब यहां पे जो कंडीशन है, वो कंडीशन अब यहां पे ही आ जाता है, राइट। इज इट क्लियर सो फार? राइट। अब जब यहां पे इसको जो सफिशिएंट कंडीशन मिल जाती है, राइट, यहीं पे बारिश हो जाती है। अब ये जो अपलिफ्ट हुआ जो भी विंड है, ईस्टर्ली विंड से, दैट विल बी डिवाइडेड इनटू द टू ब्रांच, एक ब्रांच इस तरफ जाएगी, दूसरा ब्रांच इस तरफ आएगी, राइट। अब यहां से अपलिफ्ट होके एक ब्रांच इधर आएगी, एक ब्रांच इधर जाएगी, जैसे शो किया यहां पे, देखो। सो ये जो वार्म वाटर का पूल है, दैट वाज शिफ्टेड वेयर, मिड पैसिफिक ओशियन में शिफ्ट हो गया,
राइट। अब शिफ्ट होने के कारण यहां से जो भी ईस्टर्ली विंड्स आ रही है, ट्रेड विंड्स आ रही है, इट विल गेट सफिशिएंट कंडीशन टू बी अपलिफ्टेड, असेंडेड, राइट। देयर बाय यहां पे गर्मी के वजह से ऑलरेडी यहां पे एवापोरेशन चल रहा है, ये एवापोरेशन का वजह से दिस विंड विल गेट सफिशिएंट मॉइस्चर, राइट, ड्यू टू विच कंडेंसेशन टेक्स प्लेस, राइट, क्लाउड फॉर्मेशन हो जाती है, उसके बाद जाके प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। मतलब यहीं पे बारिश होना शुरू हो जाती है। अब बारिश होना शुरू होते ही ये जो अपलिफ्टेड एयर है दैट वुड बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रांच, वन ब्रांच इज हियर दिस साइड, वन ब्रांच इज गोइंग दिस साइड, अनदर ब्रांच इज गोइंग दिस साइड। अब ये जो ब्रांच इस तरफ गई है, दैट ब्रांच विल बी कमिंग डाउन हियर एट द वेस्टर्न कोस्ट, राइट। एज यूजुअल ये ब्रांच भी जो नीचे आ रही है, ये ब्रांच यहां से फिर आके यहां पे कंप्लीट करेगी इसका साइकिल को। आर गेटिंग? लेकिन डिफरेंस क्या है? अब इससे पहले विंड का डायरेक्शन नॉर्मल कंडीशन में ईस्टर्ली विंड का डायरेक्शन इज फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट टिल द वेस्ट कोस्ट। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? द विंड का डायरेक्शन इज रिवर्स्ड नाउ, wind का direction is now reversed, where now it is going from west to the east. Therefore El Nino now defined as the reversal of trade winds, right? इससे पहले west to east जाना है, अब कहां पे आ रही है? west to east आ रही है। Are you getting? Therefore El Nino is nothing but it is the reversal of trade wind। अब ये रिवर्सल क्यों हुआ है? क्योंकि जो ट्रेड विंड है, जो ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स है, दिस इज गोइंग विद द एदर रिड्यूस्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि ये यहां से आगे जाने के लिए इनका पास इतना स्ट्रेंथ नहीं है, राइट। देयरफॉर इट वाज अपलिफ्टेड हियर, देयरफॉर द ईस्टर्ली विंड, राइट, due to the reduced the speed or reduced strength of trade winds। ठीक है, दिस इज सेकंड वन। फर्स्ट वन क्या है? रिवर्सल ऑफ ट्रेड विंड्स। अब डेफिनेशन में क्या आ गया? व्हाट इज द एल नीनो? इससे पहले इंक्रीजिंग टेम्परेचर मोर देन 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 month in Nino 3.4 region, and that would be, and it was expected that the 3-month criteria would be met in Ocean Nino Index, right? That was the first definition we have seen, that all phenomena is occurring in the Pacific Ocean. Is it clear? Now अगर सिंप्लीफाई करके बताना है, when the El Nino occurs, El Nino occurs when reversal of trade winds takes place। अब ये कब हुआ है? Because of increasing temperature, as said in the first definition। उसके साथ साथ क्या? Reduced strength of the trade winds। मतलब El Nino को आप ये तीनों क्राइटेरिया यूज करते हुए आप आपके ओन टर्म्स में डिफाइन कर सकते हो, राइट। In other words, UPSC they might ask El Nino conditions appears when, first one डिग्री सेंटीग्रेड, 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, वो जो डेफिनेशन है, उसके बाद ये स्टेटमेंट दिया जाएगा, थर्ड स्टेटमेंट ये दिया जाएगा। नाउ इट विल आस्क दैट कौन सा कंडीशन में एल नीनो वुड अपीयर, राइट। नीचे जाके 1 2 3 192 ओनली, राइट, नन ऑफ द अबव, कुछ भी कंडीशन पूछ सकता है। Is it clear? So this is the outset of what we are going to learn. This is the concept, right? This concept would be explained even by the other educators and institutions. But what is more important, now we have to move a step further, right? जो terminologies है वो सारे चीज को पकड़ते हुए इसी सेम फिनोमिना को, सेम कॉन्सेप्ट को आप समझनी है। ठीक है, कैसे समझेंगे अभी देखते हैं वन बाय वन। तो समझ में आया, राइट। नॉर्मल कंडीशन में अपवेलिंग इस तरफ हो रहा है, तो एल नीनो में अपवेलिंग इस तरफ होगा, राइट। अगर कर्व थर्मोक्लाइन
कर्व इस तरफ है तो थर्मोक्लाइन कवर किस तरफ होगा, राइट, इसका नीचे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अपवेलिंग इस तरफ है तो पानी इस तरफ से इस डायरेक्शन आएगा और इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन नीचे आएगा। वैसे ये कोस्ट कूलर कोस्ट है, कोल्ड कोस्ट है, तो कोल्ड पानी का मात्रा यहां पे बढ़ता जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है, राइट। सो थर्मोक्लाइन वुड बी व्हाट, either flat or less upward. Is it clear? मतलब ये सीधा भी हो सकता है। अगर मान लो एल नीनो का कंडीशन टेम्परेचर 0.5 है तो ये कंडीशन है। मान लो टेम्परेचर ग्रेटर देन 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ तो क्या होगा, ये थर्मोक्लाइन वुड बी लाइक दिस, ऐसा आ जाएगी, राइट। इसका मतलब टेम्परेचर जैसे बढ़ता जाएगा ऊपर का जो गर्म पानी है इसका मात्रा बढ़ता जाएगा, तो ऑब्वियसली ये जो लाइन है वो नीचे आती रहेगी। मतलब जो कोल्ड पानी का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कम होती जाएगी, एज सिंपल एज दैट। और थर्मोक्लाइन इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द कोल्ड वाटर एंड द हॉट वाटर, वार्म वाटर। इज इट क्लियर? राइट, नाउ सी द प्रोसेस. Under normal condition, trade winds blow from east to west along the equator, pushing warm surface water towards Asia. Asia मतलब जो इंडोनेशिया जो आपको बताया, and allowing cooler water to rise near the South American coast. Right? South American coast पे cooler water कैसे rise हुआ, जो अपवेलिंग का जो बताया था मैंने, right? जो अपवेलिंग का rising साउथ अमेरिकन कोस्ट। एल नीनो अराइजेस, ये क्या है अभी तक जो देखा नॉर्मल कंडीशन। अब एल नीनो में क्या होगा, व्हेन द ट्रेड विंड्स वीकन और रिवर्स, दिस इज द इंपॉर्टेंट, राइट। कभी बोल सकता है वीक वर्ड यूज करके बोल सकता है, कभी रिवर्सल ऑफ विंड करके भी बोल सकता है। इज इट क्लियर? कॉजिंग वार्म वाटर टू बिल्ड अप इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक। इसका मतलब जैसे मैंने बताया जो वार्म वाटर का जो पूल है वो कहां तक शिफ्ट हो जाएगी, सेंट्रल और सेंट्रल, यहां पे जो वार्म वाटर का पूल इससे पहले कहां पे था, यहां पे था, ये कहां पे शिफ्ट हुआ, यहां पे आ गया, सेंट्रल पैसिफिक ओशियन और ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन, राइट। वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, अगर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता जाएगी तो वो और ईस्ट के तरफ मूव होता जाएगी। इज इट क्लियर? दिस डिस्ट्रप्शन अफेक्ट्स टिपिकल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन रिजल्ट्स। सर्कुलेशन मतलब कौन सा, वही जो वॉकर सर्कल, राइट, जो नीचे का जो थर्मोक्लाइन अपवेलिंग डाउनवेलिंग, राइट, वो सर्कुलेशन रिजल्ट सिवियर चेंजेस इन द वेदर पैटर्न्स। द एल नीनो इफेक्ट इज टिपिकल occurring every 2 to 7 years and lasting for 7 months, right? अब ऐसा नहीं है कि एल नीनो ये पहली बार हो रहा है, are you getting? El Nino is occurring every 2 to 7 years and it will last for several months. Is it clear? थोड़ी देर में देखते हैं कितने साल में कितने एल नीनोस आया। Anyway, right. अब अभी तक जो आउटसेट में पढ़े हो, आउटसाइड में जो भी कॉन्सेप्ट को समझे हो, नाउ वी आर गोइंग इन डिटेल। नॉर्मल कंडीशन में क्या है और एल नीनो कंडीशन में क्या है, राइट। सो नॉर्मल कंडीशन में वी आर गोइंग टू सी द 3 वेरिएबल्स, जैसे मैंने बताया, टेम्परेचर, विंड एंड द रेनफॉल, राइट। एट द सेम टाइम एल नीनो के साथ, एल नीनो कंडीशन में ये तीनों टेम्परेचर, विंड, रेनफॉल का कैसे चेंज हुआ है वो सारे चीज को 1 by 1 देखेंगे आप, राइट। आई हैव डिफाइंड हियर व्हाट इज द क्लाइमेट फर्स्ट। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, राइट। आपको पता है, बताओ क्या है डिफरेंस, क्या है, राइट। वेदर इज शॉर्ट टर्म, क्लाइमेट इज लॉन्ग टर्म, ये इतना तो बता देंगे। लेकिन इधर देखो, वेरिएबिलिटी इज ऑफन मेजर्ड बाय द कंपेयरिंग द ऑब्जर्व्ड कंडीशन टू द लॉन्ग टर्म मीन कंडीशन। लॉन्ग टर्म मीन कंडीशन, द मीन्स state of the tropical Pacific Ocean is identified by the both surface and subsurface characteristics, each of which, मतलब खुद मिला के weather is the short term mean condition, weather is short term mean condition, climate is long term mean condition।
अब ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जो वेदर प्रेडिक्शन होती है दिल्ली में, आज का वेदर प्रेडिक्शन क्या है? सन्नी है, 42 डिग्री से, राइट? और परसों का वेदर प्रेडिक्शन क्या है? कल परसों मतलब डे आफ्टर टुमारो का वेदर प्रेडिक्शन क्या है? इट वुड बी दी क्लाउडी। आर यू गेटिंग? मतलब क्या हुआ? एक दिन में ही चेंज हो गया? नहीं हुआ, एक दो दिन में ही। कल का वेदर कंडीशन क्या है? अगेन प्रेडिक्शन वुड बी सेइंग अराउंड 35 डिग्रीज, 38 डिग्रीज, राइट? मतलब वेदर मतलब इट इज ए शॉर्ट टर्म मीन कंडीशन, राइट? क्लाइमेट ऑन द अदर हैंड इज ए लॉन्ग टर्म मीन कंडीशन। इसका मतलब जो सदर्न इंडिया है, सदर्न इंडिया इज वार्मर व्हेन कंपेयर टू द नॉर्दर्न इंडिया। इसका मतलब सदर्न इंडिया में जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है, राइट? दैट मीन्स व्हाट? जो टेम्परेचर का वेरिएशन वुड बी मिनिमल। नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज्यादा होती है। गर्मी में 40 42 आ जाएगी, ठंडी में 5 3 2 डिग्री तक चल जाएगी, राइट? तो व्हाट वाज द क्लाइमेट ऑफ द सदर्न इंडिया? इज द वार्मर क्लाइमेट, एंड क्लाइमेट ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया इज द कूलर क्लाइमेट, राइट? सो अब ऐसा नहीं है कि नॉर्थ इंडिया में गर्मी नहीं होती है, गर्मी होती है, लेकिन क्लाइमेट को कंसिडर किया जाओगे देन इट वुड बी द कूलर क्लाइमेट व्हेन कंपेयर टू द सदर्न इंडिया। इज इट क्लियर? तो ये लॉन्ग टर्म मीन कंडीशन इन ए पर्टिकुलर ज्योग्राफी, इट इज कॉल्ड द क्लाइमेट। इज इट क्लियर? एनीवे, अगर मीन कंडीशन मतलब क्या है? मतलब आप अगर मान लो एक साल से अगर 5 साल 10 साल तक भी आप काउंट करते जाओगे, सदर्न इंडिया में टेम्परेचर का वेरिएशन क्या होगा? मीन टेम्परेचर वुड बी व्हाट? एवरेज टेम्परेचर वुड बी व्हाट? टेम्परेचर डिफरेंस वुड बी द मिनिमम, राइट? एंड दैट वुड बी अराउंड मिनिमम कितने टेम्परेचर में जाएगी? ऑलवेज 25 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम, राइट? और मैक्सिमम 40 डिग्री सेंटीग्रेड। But in northern India, what is happening? Is it 2 degree centigrade minimum, maximum is 42 degree centigrade, right? This is the mean condition. अगर इसका average निकालोगे तो कितना निकलेगा? 10 years का 10 years का average निकालोगे 10 साल में, तो इसका average कितना निकलेगा? Right? around 20 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज निकलेगा। इसका एवरेज कितना निकलेगा? अराउंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड निकलेगा। देयरफॉर सदर्न इंडिया कंसिडर एज ए वार्मर क्लाइमेट व्हेन कंपेयर्ड टू द नॉर्दर्न इंडिया। ये है क्लाइमेट का डेफिनेशन। इज इट क्लियर? नाउ थ्रू आउट द ईयर द ओशन सरफेस इज वार्मेस्ट इन द वेस्ट एंड कोल्डेस्ट इन द ईस्ट। जैसे मैंने ऊपर बताया, नॉर्मल कंडीशन में ईस्टर्न पैसिफिक कोस्ट इज ऑलवेज कोल्डेस्ट वन एंड वेस्टर्न पैसिफिक कोस्ट इज ऑलवेज वार्मर। इज इट क्लियर? अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? देखो, जनवरी से लेके दिसंबर तक का टेम्परेचर वेरिएशन वेयर इट इज टेकिंग प्लेस? पैसिफिक ओशन के अंदर दिस टेम्परेचर इज टेकिंग प्लेस। दिस इज द 180 डिग्रीज मेरिडियन, 180 डिग्री मेरिडियन, ठीक है? दिस इज द साउथ अमेरिका, जैसे ऊपर बताया आपको, दिस इज द साउथ अमेरिका एंड दिस कोस्ट इज वेस्टर्न कोस्ट, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। यहां पे ये है जो ये ऑस्ट्रेलिया है, ये इंडोनेशिया है, ठीक है? कैसे भी याद रखो, लेकिन खुद मिला के आप इस डायग्राम को माइंड में रखना है अभी थोड़ी देर के लिए, राइट? अब ये क्या बता रहा है? दिस वेस्टर्न कोस्ट इज वार्मर कोस्ट। वार्मर मतलब 180 डिग्री जो मेरिडियन है वहां तक ये अच्छा खासा गर्मी है, और दैट इज द कंडीशन थ्रू आउट द ईयर। जनवरी में वो गर्मी है, अप्रैल में भी सेम, जुलाई सितंबर में भी सेम, राइट? अक्टूबर दिसंबर में भी सेम है। आर यू गेटिंग? मतलब मोर और लेस इट इज द कांस्टेंट। लेकिन अब ईस्टर्न कोस्ट पे आ जाओ। ईस्टर्न कोस्ट में क्या है? जनवरी मार्च ये जो ब्लू लाइन है, दिस इज द रिप्रेजेंट द कोल्डेस्ट पार्ट, राइट? टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में, यहां पे देखो डिग्री सेंटीग्रेड में, दिस इज द कोल्ड, ये है कोल्डेस्ट, राइट? दिस इज द वार्म, दिस इज द वार्मेस्ट, ठीक है? अब जनवरी मार्च में क्या है? दिस इज द
कोल्ड, दिस इज द कोल्डेस्ट। धीरे धीरे ये टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, मतलब कोल्ड का जो कोल्ड इज इंक्रीजिंग। जुलाई सितंबर, अक्टूबर दिसंबर आते ही क्या हो गया, अक्टूबर दिसंबर आते ही द मैक्सिमम, देखो यहां से शुरू हो गया मैक्सिमम, सितंबर एंडिंग से लेके दिसंबर तक मैक्सिमम कोल्ड है। कहां पे, साउथ अफ्रीका में, राइट, ईस्टर्न पैसिफिक कोस्ट पे, राइट। मतलब मिनिमम इज व्हेन, मिनिमम इज मार्च, मिनिमम टेम्परेचर इज बाय द एंड ऑफ द मार्च, मिनिमम टेम्परेचर, दैट मीन्स उतना ज्यादा सर्दी नहीं है, लेकिन दिसंबर आते आते ही भयंकर सर्दी है यहाँ पे, राइट, कोल्डेस्ट है यहाँ पे। इज इट क्लियर? तो वेरिएशन इज हाई ऑन द ईस्टर्न पैसिफिक कोस्ट, वेरिएशन इज मिनिमम इन द वेस्टर्न पैसिफिक कोस्ट, राइट। अगर इसका एनालॉजी देखोगे, इसका कंपैरिजन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, जो सदर्न इंडिया का जो एग्जांपल दिया, दैट वुड बी हॉटर कोस्ट, सॉरी हॉटेस्ट प्लेस, ज्योग्राफिकल रीजन, राइट, उसका वहां पे भी टेम्परेचर वेरिएशन कम है। ये ईस्टर्न पार्ट, जैसे मैं नॉर्थ इंडिया का बताया केस स्टडी, जैसे वेरिएशन है वैसे वेरिएशन है ईस्टर्न कोस्ट पे। इज इट क्लियर? अब यहां पे जो नॉर्मल है वेस्टर्न कोस्ट पे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर यू गेटिंग? दिस इज दिस इज स्टेइंग कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर, बट द प्रॉब्लम इज विद द वेरिएशन इन द ईस्टर्न पैसिफिक कोस्ट, right? Due to variation in the eastern Pacific coast, the climatic conditions all over the globe is being reflected or affected. क्यों? Why? Because Pacific Ocean is one of the largest, longest and thickest ocean, right? यहाँ का जो अगर जो ग्लोब का जो लैंड मास है, राइट, जो पूरा लैंड मास को भी मिलाओगे, जस्ट 30% ऑफ द पैसिफिक ओशियन है, राइट, इतना बड़ा है। अगर मान लो इसमें 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड का भी चेंजेस आ जाता है, राइट, तो ये जो 30% लैंड मास है अपना ज्योग्राफी का, मतलब जो ग्लोब का, वो लैंड मास वुड बी अफेक्टेड वेरी सीवियरली, राइट। देयरफॉर वी आर स्टडीइंग अबाउट द एल नीनो राइट नाउ। इज इट क्लियर? राइट। सो व्हाई इज ओनली द पैसिफिक ओशियन? Why only the Pacific Ocean? Because of whatever the minimum changes taking place in the Pacific Ocean is having major impact on the all over the globe. Is it clear? तो नीनो रीजन कहां पे आएगा, अभी थोड़ी देर में दिखाता हूं आपको कहां पे आएगा पैसिफिक ओशियन में, राइट। इन द नॉर्मल कंडीशन व्हाट इज हैपनिंग, एक्चुअली इन द नॉर्मल कंडीशन the largest difference between the two regions is observed during the September-October when the temperature in the eastern Pacific reach their annual minimum, जैसे ऊपर बताया, right? सितंबर से लेके दिसंबर तक मैक्सिमम टेम्परेचर में ड्रॉप हो जाती है। टेम्परेचर अक्रॉस द सेंट्रल एंड ईस्ट सेंट्रल ट्रॉपिकल पैसिफिक दे नॉर्मली बिगिन टू इंक्रीज ड्यूरिंग द दिसंबर एंड पीक इन अप्रैल, while the temperature in the extreme eastern Pacific normally begin to increase during the November and peak in the March. Right? समझ में आई? खुद मिला के क्या है, ये टेम्परेचर इस महीने में इंक्रीज होती जाएगी, राइट, उसी का वजह से सारे चेंजेस आता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। आपको यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन सिंस इट इज रिलेटेड टू मोर ऑफ द पैसिफिक ओशियन ईस्टर्न कोस्ट, थोड़े चांसेस कम है, लेकिन बस फिनोमिना व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द एल नीनो नॉर्मल कंडीशन, एनसो कंडीशन, then you have to remember these facts. To remember, easily remember, what you have to do, remember these diagrams. आप इस डायग्राम को अगर याद रखोगे, इस डायग्राम को माइंड में रखोगे, you easily answer, right? कौन सा महीने में मैक्सिमम है, कौन सा महीने में मिनिमम है। मैक्सिमम कौन सा महीना, देखो यहाँ पे मैक्सिमम डिफरेंस, राइट, इन द दिसंबर, इतने याद रखनी है। इज इट क्लियर सो फार? आर वी ऑन द सेम पेज? इन द कॉन्ट्रास्ट, ईस्टर्न पैसिफिक देख लिया, अब वेस्टर्न पैसिफिक कोस्ट। इन कॉन्ट्रास्ट, टेम्परेचर अक्रॉस द वेस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक एंड इंडोनेशिया रिमेन वार्म एंड नियरली कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर, जैसे मैंने बताया। वी हैव सीन द टेम्परेचर सो फार, नाउ कम टू द विंड एंड रेनफॉल। विंड एंड रेनफॉल, दीज आर द अदर टू वेरिएबल्स वी हैव टू कंसिडर इन द नॉर्मल कंडीशन, राइट। विंड कैसे चल रही है, ईस्टर्ली विंड चल रहा है, राइट, यहां तक आया,
यहाँ तक आते ही ऊपर अपलिफ्ट हुआ, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन हुआ, राइट, एंड पानी भी इस डायरेक्शन में जा रही है जैसे इससे पहले बताया, द सेम फिनोमिना। लेकिन यहाँ पे और थोड़ा अच्छे से ये दिया है कि कैसे, मतलब जो विंड है वो अपलिफ्ट होती है, मतलब ये जो मिनिमम अपलिफ्टमेंट हियर एंड मैक्सिमम हियर। इज इट क्लियर? सेम डायग्राम नॉर्मल कंडीशन में। दिस इज द इक्वेटोरियल थर्मोक्लाइन, राइट। ऊपर का पानी ये गर्म पानी है, ये जो ब्लू पानी दिस इज द कोल्ड वाटर, राइट। कोल्ड वाटर यहाँ पे ज्यादा है, अपवेलिंग है, यहाँ पे गर्म पानी ज्यादा है, डाउन वेलिंग है, और डाउन वेलिंग में गर्म पानी ज्यादा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, राइट। अपवेलिंग में कोल्ड वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। अपवेलिंग कहाँ पे हो रहा है? ईस्टर्न पैसिफिक कोस्ट। डाउनवेलिंग वेस्टर्न पैसिफिक कोस्ट। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, ठीक है। इक्वेटोरियल थर्मोक्लाइन वुड बी अपवर्ड स्लोप फ्रॉम वेस्ट टू द ईस्ट, डाउनवर्ड स्लोप फ्रॉम ईस्ट टू द वेस्ट। इतना याद रखनी है आपको, ठीक है। हाँ, अब देखो टर्मिनोलॉजीज। The ocean surface temperature across the tropical Pacific contributes significantly to the observed patterns of tropical rainfall and tropical thunderstorm activity. The heaviest rainfall is typically observed across the Indonesia and the western tropical Pacific. जैसे precipitation condition बताया, वहां पे बारिश है, मैक्सिमम हेवीएस्ट रेनफॉल कहां पे? across the Indonesia and the western tropical Pacific, and least rainfall is normally found across the eastern equatorial Pacific. इसका मतलब ईस्टर्न कोस्ट पे बारिश सबसे कम है, वेस्टर्न कोस्ट में बारिश सबसे ज्यादा है। The mean patterns of sea surface temperature, SST याद रख लेना हमेशा। सी सरफेस टेम्परेचर मेंस में लिखते वक्त भी ये कीवर्ड्स को आप यूज करना है, मीन एज ए वर्ड यूज करना है, राइट। सी सरफेस टेम्परेचर को यूज करनी है। हेवीएस्ट रेनफॉल मतलब जो वेस्टर्न पैसिफिक कोस्ट, वेस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक, राइट, ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक, ये वर्डिंग्स आपको यूज करनी है लिखते वक्त आंसर में। जब भी ईस्टर्न का पार्ट आ जाएगा, ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक बेल्ट, राइट। जब भी वेस्टर्न आएगा, वेस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक बेल्ट, ये वर्ड को आप याद रखनी है। एनीवे, mean pattern of sea surface temperature and equatorial rainfall are accompanied by low level easterly wind, east to west flow, right, and upper level westerly winds across the tropical Pacific, right, over the western tropical Pacific and Indonesia. This wind pattern is associated with लो एयर प्रेशर एंड असेंडिंग मोशन। ये कीवर्ड को यूज करनी है आपको, लो प्रेशर असेंडिंग मोशन। जैसे बताया, ईस्ट से वेस्ट जो ट्रेड विंड जा रही है, दैट विड बी गोइंग बिकॉज ऑफ लो प्रेशर एट द वेस्टर्न पैसिफिक बेल्ट, राइट। अब वेस्टर्न पैसिफिक बेल्ट में लो प्रेशर है, तभी तो ये हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर की तरफ विंड जा रही है, राइट। यहां पे आते ही यहां पे मॉइस्चर, इसको मतलब वार्मर कोस्ट है, ये वेस्टर्न कोस्ट इज अ वार्मर कोस्ट, देयरफॉर विंड वुड बी अपलिफ्टेड, क्योंकि गर्म होते ही हवा का वेट कम हो जाती है, तो विंड ऊपर उड़ जाती है। ऊपर उड़ते ही क्या होगा, इसको मॉइस्चर मिल जाती है, मॉइस्चर मिल जाती है, क्योंकि समुद्र गर्म होने के वजह से एवापोरेशन होती है। एवापोरेशन का वजह से उसको जो मॉइस्चर चाहिए वो मॉइस्चर इस विंड को मिल जाती है, उसी का वजह से जाके ऊपर जाके क्लाउड फॉर्म होता है। क्लाउड फॉर्म होते ही कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन हो जाती है। दिस इज व्हाट इट सेड। लेकिन आप याद क्या रखना है, लो प्रेशर, लो एयर प्रेशर एंड असेंडिंग मोशन is taking place where western coast, while the eastern Pacific is accompanied by the high pressure and descending motion, HPDM। इस वर्ड को आप ये पकड़ के रखना है, याद रखनी है आपको, राइट। कलेक्टिवली दीज कंडीशन रिफ्लेक्ट, आपको क्वेश्चंस यहीं से बनता है, इसी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में इसी की वर्ड्स को यूज किया जाता है, राइट। लो एयर प्रेशर, लो प्रेशर असेंडिंग मोशन, यहां पे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, विथ लो प्रेशर डिसेंडिंग मोशन पूछ सकता है, नहीं तो डिसेंडिंग मोशन लो प्रेशर पूछ सकता है, राइट।
परमुटेशन कॉम्बिनेशन मतलब चेंज करके दो तीन टाइप का यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना के आपको क्वेश्चन में दे सकता है, ठीक है। एज यू नो वेरी वेल अवेयर यूपीएससी कैसे बनाती है। Collectively, these conditions reflect the equatorial Walker circulation, which is a primary large-scale circulation feature across the Pacific. ठीक है, जो ऊपर आपको आउटसेट में समझाया वो सारे चीज देखो। ये है वॉकर साइकिल, इक्वेटोरियल बेल्ट है, ईस्ट टू वेस्ट ईस्टर्ली विंड है, ऊपर जा रही है, एक विंड इस तरफ और एक ब्रांच इस तरफ। ये जो ब्रांच आएगी ईस्टर्न पैसिफिक यहाँ पे है, राइट, वेस्टर्न पैसिफिक यहाँ पे है। यहाँ पे आते ही कोल्ड विंड मिल जाती है इसको, तो हवा भारी हो जाती है तो नीचे आ जाती है। यहाँ पे हवा राइट लाइट हो जाती है क्योंकि गरम कोस्ट है, यहाँ पे वार्मर कोस्ट है, इसलिए अपलिफ्ट होती है। दिस साइकिल इज कॉल्ड दी पैसिफिक वॉकर सर्कुलेशन, राइट, वॉकर सर्कुलेशन। अब ये सारे उसका जो आउटसेट में जो पहले देखे थे उसका डिटेल है। द सब सरफेस ओशियन, जो कीवर्ड्स है ये सब पकड़ के रखना है। सब सरफेस ओशियन स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय डीप लेयर ऑफ वार्म वाटर। सब सरफेस ओशियन मतलब क्या है, जैसे बताया, बिलो द सरफेस लेवल ऑफ द ओशियन, जस्ट बिलो द सरफेस लेवल ऑफ द ओशियन। Subsurface ocean structure is characterized by a deep layer of warm water in the western tropical Pacific. Deep layer of warm water, देखे नहीं देखे, क्योंकि वेस्टर्न पैसिफिक में गर्म ज्यादा है तो गर्म पानी भी ज्यादा है, तो ये जो दिख रहा है ये क्या है, डीप लेयर ऑफ वार्म वाटर। यहाँ पे डीप लेयर ऑफ कोल्ड वाटर ऑन द ईस्टर्न पार्ट, डीप लेयर ऑफ वार्म वाटर ऑन द वेस्टर्न पैसिफिक कोस्ट। इज इट क्लियर? द सेम चीज, लेकिन टर्मिनोलॉजी का वजह से आपको ये सारे पढ़ के बता रहा हूं। द सब सरफेस ओशियन, वार्मेस्ट वाटर, डीप वार्म वाटर इन द वेस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक and shallow layer of warm water in the eastern Pacific. This warm water is separated from the cold deep ocean water by the oceanic thermocline, which is normally deepest in the west. Normally deepest in the west. Question पूछ सकता है, oceanic thermocline which is shallowest in the west. इन दी नॉर्मल कंडीशन, किस कंडीशन में पूछा जा रहा है वो भी याद रखनी है आपको। नॉर्मल कंडीशन का बात किया जा रहा है, नहीं तो एल नीनो का कंडीशन में बात किया जा रहा है। इज इट क्लियर? इन द नॉर्मल कंडीशन ओशियनिक थर्मोक्लाइन इज डीपेस्ट इन द वेस्ट। इसका मतलब क्या है, जैसे आपको यहां पे दिखाया, थर्मोक्लाइन इज डीपेस्ट, मतलब इट वाज डीपेस्ट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, राइट। Oceanic thermocline deepest in the west and slope upward towards the surface farther east. Are you getting? Slope is eastwards. The resulting east-west variation in mean upper ocean temperature result in east-west variation in sea level height. इस पैराग्राफ से आपको बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, राइट। अब क्या हुआ, the resulting east west variation in mean upper ocean temperature result in east west variation in sea level height which is higher in the west than in the east. इसका मतलब जो सी का हाइट किस तरफ ज्यादा है, जिस तरफ गर्म पानी ज्यादा होगी उस तरफ उसका सी का हाइट बढ़ेगी। आर यू गेटिंग? ये जैसे गर्म पानी यहां पे बढ़ती जाएगी, राइट, तो यहां पे क्योंकि पानी का मूवमेंट इस तरफ है, राइट, हवा का मूवमेंट इस तरफ है, इसलिए पानी का मूवमेंट भी इस तरफ है, मतलब पानी इस तरफ अकुमुलेट होने के लिए ज्यादा ट्राई करेगी, देयरफॉर। और ऊपर से गर्म पानी यहां पे पहुंचते पहुंचते पानी गर्म हो जाती है, देयरफॉर इट विल बी बिकम लाइट वेट। तो यहां पे सी का हाइट बढ़ने का चांसेस इस तरफ ज्यादा है, चांसेस नहीं है, बढ़ जाता है इस तरफ। ऊपर से क्या, गर्म होने की वजह से पानी इवापोरेट होने के लिए ट्राई करेगी, दैट मींस यह आपका देयरफॉर ये तीनों फिनोमिना मिलाने के वजह से यहां का सी हाइट बढ़ती जाएगी, यहां पे सी हाइट
कम होती है व्हेन कंपेयर टू वेस्टर्न पार्ट. एज सिंपल एज दैट. वेस्टर्न कोस्ट वार्मर, ठीक है, लो प्रेशर, असेंडिंग मोशन. Is it clear? Ascending motion. Sea height is high here, height is high on the warmer coast. ये सारे चीज को आप याद रखनी है, ठीक है. क्वेश्चन में मेंस भी लिख रहे हो, अगर ये सारे कीवर्ड्स को, टर्मिनोलॉजीज को यूज करोगे तब आपको अच्छा खासा मार्क्स मिलेगा. कहां तक आ गए? हाँ, HPDM सर्कुलेशन, हाँ, डीपेस्ट एंड इन सी लेवल हाइट विच इज हाइयर इन द वेस्ट देन इन द ईस्ट. राइट, आज सिंपल एज दैट. जहां पे गर्म पानी होगी, जिस तरफ गर्म पानी होगी उस तरफ सी का हाइट ज्यादा होगी, ठीक है. अभी तक क्या देखा? सी हाइट का सब सरफेस लेवल पे नॉर्मल कंडीशन में क्या चल रहा है ये देख लिया है. नाउ द प्ले ऑफ जेट स्ट्रीम, रोल ऑफ द जेट स्ट्रीम. जेट स्ट्रीम मतलब क्या है? जेट स्ट्रीम ऑलवेज जेट स्ट्रीम डायरेक्शन इज वेस्ट टू द ईस्ट, ठीक है, वेस्ट टू द ईस्ट, राइट. सो यहां पे आपको बस एक ही चीज याद रखनी है. Normally the strongest heating and warmest air temperature coincide with the warmest ocean waters and heaviest rainfall. This atmospheric heating helps. Normal condition में क्या है? Western coast is strongest heating, warmest air temperature coincide with the warmest ocean water, heaviest rainfall. This atmospheric heating helps determine the overall north-south temperature differences in both the hemisphere, which significantly affects the strength and location of the jet streams over the both north and south Pacific. This influence on the jet streams tend to be most pronounced during the respective hemisphere winter season, when both the location and eastward extent of the jets to just east of the dateline exhibit a strong relationship to the pattern of tropical heating. These jet streams are then major factor controlling the winter weather pattern, right, and storm tracks in the middle latitude over both the North and Southern America. So what is the role of the jet stream? Jet streams are moving from the west to the east, right, and because of the jet stream it would be having major impact or major factor for controlling the winter weather pattern and storm tracks in the middle latitude over the both North and South America. तो दो फैक्ट याद रखनी है जेट स्ट्रीम में. जेट स्ट्रीम्स आर ईस्टवर्ड, फर्स्ट वन. सेकंड वन, the role of jet streams are, their role is to change the weather pattern during the winter and storm tracks. ठंडी वेदर में आपको अगर हवा अच्छा खासा चल रही है, इट इज बिकॉज ऑफ द जेट स्ट्रीम, राइट. सो दैट इज द रोल ऑफ द जेट स्ट्रीम. नॉर्मल कंडीशन देख लिया. नेक्स्ट वन, नॉर्मल कंडीशन में now we are seeing the ENSO cycle. ENSO cycle means what? In the natural condition में southern oscillation. What does it mean? इसका मतलब क्या है समझना है, right? अगर ये समझने के बाद now we directly going to the El Nino, ठीक है. Southern oscillation means, पहले आपको डेफिनेशन दिखा देता हूं मैं. प्रेशर डिपार्चर, हाँ, दिस इज द डेफिनेशन. डेफिनेशन याद रखनी है आपको सदर्न ऑसिलेशन की. द फ्लक्चुएशन इन ओशियन टेम्परेचर्स ड्यूरिंग एल नीनो एंड ला नीना आर accompanied by even larger scale fluctuation in
एयर प्रेशर नोन एज सदर्न ऑसिलेशन. अब क्वेश्चन ये, सदर्न ऑसिलेशन नथिंग बट change in the temperature, change in the wind direction, change in the speed of the winds, trade winds, right? Change in the air pressure. Which one is the right? Air pressure is the right. Most of the students always get confused. Sudden oscillation is not about the change in the temperature. It is not about change in the temperature, but it is change in the air pressure. This is called the sudden oscillation, right? अब ये air pressure क्यों change हुआ? Reason might be the change in the ocean temperature, fluctuation in ocean temperature, right? So oscillation in ocean temperature might bring the oscillation in the southern, right? Are you getting? Southern oscillation is nothing but change in the air pressure because of oscillation in the ocean temperature. Is it clear? Right. अब ये क्या है इधर देखते हैं. This is the example of 1998 El Nino. That was one of the severe El Nino, right? When compared to 1997, now what we are getting in 2026, एक्चुअली 26 में नहीं है, 27 में आएगी आपका यहाँ पे, राइट? एनीवे, सो दैट वुड बी सीवियर वन व्हेन कंपेयर्ड टू द 1998. व्हाई? बिकॉज एट दैट टाइम ओनली 2 डिग्री सेंटीग्रेड में डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा था, लेकिन नाउ इट इज मोर देन 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, उसीलिए हो सकता है सुपर एल नीनो करके बोला जा रहा है, लेकिन अभी तक ऑफिशियली कहीं पे सुपर एल नीनो करके नहीं लिखा गया है, राइट? एनीवे, यहाँ पे आ जाओ. एल नीनो में क्या हो रहा है? द टेम्परेचर, साउदर्न ऑसिलेशन मतलब आपको ऊपर जो वार्म वाटर पूल करके दिखाया मैंने, वार्म वाटर पूल जो रेड मार्क दिख रहा था, राइट, वेस्टर्न पैसिफिक में, दैट वाज शिफ्टिंग टुवर्ड्स ईस्ट, दिखाया था ना आपको. लेट्स वन सेकेंड, आई विल शो यू दैट डायग्राम ताकि आपको अच्छे से रिकॉलिंग में काम आ जाएगी. अभी देखो, वार्म वाटर पूल, राइट, नॉर्मल कंडीशन में वेस्टर्न पार्ट में है. अब क्या हुआ? गर्मी बढ़ गई है तो वार्म वाटर पूल मिडिल और सेंट्रल पैसिफिक ओशन के अंदर आ जाएगी, और गर्मी बढ़ गई तो वो यहां तक आ जाएगी. आर यू गेटिंग? अब इसी से आप सदर्न ऑसिलेशन को समझना है. सदर्न ऑसिलेशन नथिंग बट प्रेशर डिपार्चर, प्रेशर डिफरेंस. अब प्रेशर डिफरेंस में ये जो सदर्न पूल है, वार्मेस्ट पूल है, दैट वार्म पूल इज ऑसिलेटिंग टुवर्ड्स द साउथ, राइट? मतलब ये एकदम सीधा ऐसा नहीं जा रही है. किस तरफ जा रही है? इस तरफ जा रही है. दिस इज कॉल्ड द सदर्न ऑसिलेशन. इट इज बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर, डिफरेंस इन द एयर प्रेशर, फ्लक्चुएशन इन द एयर प्रेशर. आर यू गेटिंग? तो लानिना टाइम में क्या होगा? ये जो इस तरफ आ रही है, अब क्या होगा? ये बैक तरफ जाएगी, मतलब ये ऊपर तरफ आएगी, मतलब थोड़ा बहुत ये ऊपर तरफ ऐसे रिवर्स डायरेक्शन में आएगी. इज इट क्लियर? ओशन टेम्परेचर एल नीनो टाइम 1998 में जो अभी तक हुआ है, दैट इज व्हाट दिस पिक्चर इज शोइंग. क्या हुआ? आपको जो बताया था यहाँ पे जो रेड मार्क है, वार्म पूल है, दैट पूल बिकेम, राइट, देखो थोड़ा इस तरफ आ गया ऐसे, राइट? इसका मतलब ये जो पार्ट है पूरा गर्म हो गई, राइट? सो दिस इज कॉल्ड द एल नीनो. ये जो सरफेस वाटर है, सी सरफेस वाटर बिकमिंग द वार्मर, राइट, उस वार्म में क्या है, ये जो पार्ट है ये थोड़ा बहुत ज्यादा सदर्न साइड में टिल्ट होती है, राइट? सो एनीवे, दिस इज शोइंग ओशियन टेम्परेचर ड्यूरिंग द एल नीनो. अब ला नीनो मतलब क्या है? एल नीनो में टेम्परेचर ईस्ट वर्ड डायरेक्शन में आती है. एल नीनो इज ईस्ट वर्ड, द टेम्परेचर इंक्रीजिंग इन द ईस्ट वर्ड, और सब रिड्जेस और मूविंग टूवर्ड्स द ईस्ट. इन ला नीनो क्या होगा? ये पीछे तरफ जाएगी, राइट? इसका मतलब ये जो सर्दी है
ये सर्दी इस तरफ बढ़ेगी, दैट मीन्स इट इज वेस्टवर्ड डायरेक्शन. इज इट क्लियर? टेम्परेचर मूवमेंट. ठीक है, अगर टेम्परेचर है ओशियन टेम्परेचर डिपार्चर, राइट, ये क्या है? ओशियन टेम्परेचर नॉर्मल कंडीशन है, मतलब कम से कम. डिपार्चर मतलब चेंजेस में क्या आती है, क्या डिपार्चर है. इससे पहले ये कोस्ट सबसे ज्यादा वार्म है, लेकिन अब डिपार्चर में क्या है? दिस कोस्ट विल बिकम ए वार्मेस्ट वन, राइट. अब नॉर्मली क्या है? दिस कोस्ट इज कोल्ड. डिपार्चर में क्या है? ये कोल्ड है, मतलब यहां ये भी कोल्ड हो जाएगी, ये सेंट्रल पार्ट भी कोल्ड हो जाएगी. दिस इज द डिपार्चर इन द टेम्परेचर. अब ये डिपार्चर इन टेम्परेचर, राइट, थोड़े वर्ड्स देख लेते हैं यहाँ पे. एल नीनो एपिसोड्स लेफ्ट हैंड रिफ्लेक्ट द पीरियड्स ऑफ एक्सेप्शनली वार्म सी सरफेस टेम्परेचर अक्रॉस द ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक. ला नीनो एपिसोड इज इट्स रिवर्स, right? These episodes typically last approximately 9 to 12 months. Sea surface temperature top and departure bottom. Maps for December, February, right? December, February is the right, क्योंकि ना वो उसी टाइम पे जो मैक्सिमम वेरिएशन आती है, जो पहले डायग्राम में आपको ऊपर बताया था, मैक्सिमम डिफरेंस इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पैसिफिक कोस्ट इज टेकिंग प्लेस इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड दिसंबर, राइट, जो फर्स्ट स्टेटमेंट था वो. ड्यूरिंग ए स्ट्रॉन्ग एल नीनो ओशन टेम्परेचर कैन एवरेज 2 degrees to 3.5 degrees centigrade above normal between the dateline and the west coast of South America, right? These areas of exceptionally warm water coincides with the regions of above average tropical rainfall, right? तो वही फिनोमिना है. During La Nino, both El Nino, La Nino, tropical rainfall, wind and air pressures pattern over the equatorial Pacific Ocean are most strongly linked to the underlying sea surface temperature and vice versa during the December, April. During this period, El Nino and La Nino conditions are typically strongest and have the strongest impact on the US weather pattern. Approximately 9 to 12 months, they often begin to form during the June to August. This is one of the important. Why? Because in this period only we are getting southwest monsoon. जो इंडिया में जो मानसून कब आती है? इसी पीरियड में आती है. ठीक है, typically approximately 9 to 2 months, they often begin to form during, therefore we might be having effect on our southwest monsoon. ठीक है, रीच पीक स्ट्रेंथ ड्यूरिंग द डिसम्बर. इसका मतलब क्या है? अगर दिसंबर में अपने को सर्दी आना चाहिए, विंटर यहां पे है, विंटर यहां पे भारत में विंटर है, ऐसे वहां पे भी विंटर है, लेकिन क्या होगा? ईस्टर्न पैसिफिक कोस्ट ड्राई कोस्ट है, वहां पे बारिश नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी क्या हुआ? शिफ्ट इन द टेम्परेचर, डिपार्चर इन द टेम्परेचर टू द ईस्टर्न पैसिफिक कोस्ट. Now eastern Pacific coast is going to get the rain in the December. Are you getting? And अपने को यहाँ पे western Pacific coast will become a dry coast. Will become a dry coast, मतलब अपने को बारिश नहीं होगी, ड्रॉट आएगी दिसंबर में. और दिसंबर टू अप्रैल में यहाँ पे जो फसल है उगाया जाता है, उसको बारिश का मतलब बारिश नहीं होगी तो वो फसल कहाँ से उगेगी? Are you getting? So this would be the effect on our Indian climatic condition. Then decay during May, July of the next year. However, मतलब ये कब तक चलेगी? May, July तक चलेगी next year. However, some prolonged episode have lasted 2 years and even longer than that. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? Now Southern Oscillation and its link to the ENSO cycle. ENSO cycle आपको दिखा है, El Nino 1998, राइट. 1990 में ऑसिलेशन क्या हुआ? जैसे बताया, इट इज ए साउथवर्ड सदर्न ऑसिलेशन बिकॉज ऑफ द एयर प्रेशर. बस इतना याद रखना है आपको. द फ्लक्चुएशन, द डेफिनेशन तो देख लिया इससे पहले, हाँ इतना याद रखना है आप. सदर्न ऑसिलेशन इज नेगेटिव ड्यूरिंग द एल नीनो. दैट मीन्स व्हाट? The negative phase of the southern oscillation occurs during the El Nino episodes,
and refers to the situation when abnormally high air pressure covers Indonesia, right? जो वेस्टर्न कोस्ट है एक्चुअली ये लो प्रेशर बेल्ट है नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन क्या हुआ, अब हाई प्रेशर बेल्ट बन गई है, राइट? ड्यू टू विच द वेस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक एंड abnormally लो एयर प्रेशर कवर्स द ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक, राइट? वेस्ट लो प्रेशर से हाई प्रेशर में कन्वर्ट हो गया, ईस्ट हाई प्रेशर से लो प्रेशर में कन्वर्ट हुआ, राइट? देयरफॉर हमेशा अब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में विंड जाएगी, राइट? उसी का वजह से एयर प्रेशर में जो डिफरेंस है, ड्यू टू विच द सदर्न साइड इसका ऑसिलेशन हो जाती है, राइट? इन कॉन्ट्रास्ट, मतलब ये याद रखनी है आपको, सदर्न ऑसिलेशन इज नेगेटिव ड्यूरिंग द एल नीनो, नेगेटिव फेज ऑफ द सदर्न ऑसिलेशन occurs, राइट? इन कॉन्ट्रास्ट positive phase of the southern oscillations occurs during the La Nina episode. बस इतना याद रखना है आपको, राइट? southern oscillation positive SOP during La Nina, ठीक है? during La Nina SOP है, sun is El Nino, बस इतना याद रखना है आपको, ऑब्जेक्टिव में यही पूछा जाता है, ठीक है? सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स, अब ये जो सदर्न ऑसिलेशन को कैसे मेजर किया जाता है, थ्रू दी सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स. सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स इज मेजर ऑफ द लार्ज स्केल फ्लक्चुएशन इन एयर प्रेशर. बार बार बोल रहा हूं, सदर्न ऑसिलेशन इज नॉट अबाउट द टेम्परेचर डिफरेंस, बट इट इज द pressure difference, air pressure difference occurring between the western and eastern tropical Pacific, the state of the southern oscillation during the El Nino and La Nino episode. Traditionally, this index has been calculated based on the differences in air pressure anomaly between the Tahiti and Darwin. General यहाँ पे क्या लिखा गया? It was the air pressure occurring between western एंड ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक, मतलब जो आपको शुरुआत से जो बताते आ रहा है ईस्ट पैसिफिक एंड वेस्ट पैसिफिक कोस्ट, ये दोनों के बीच में एयर प्रेशर को सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स से मेजर किया जाता है. लेकिन इन पर्टिकुलर दैट वाज द मेजर टेकन प्लेस बिटवीन ताहिती एंड डार्विन इन ऑस्ट्रेलिया. कहां पे है वो, मैं आपको दिखाता हूं अभी थोड़ी देर में. In general, smooth time series of the SOA corresponds very well with the changes in the ocean temperature across the eastern tropical Pacific. The negative phase of the SOA represents the below normal air pressure at the Tahiti and above normal air pressure at Darwin. यही से this statement is very much important, right? Generally, SOA Southern Oscillation Index corresponds with the ocean temperature across the eastern tropical Pacific, right? However, the negative phase of the SOI represent below normal air pressure at Tahiti and above normal air pressure at the Darwin. अब ये देखो, जो नीनो रीजन जो डेफिनेशन में नीनो 3.4 जो बताए वो कहाँ पे, वो यहाँ पे, राइट? नीनो 3 यहाँ पे, नीनो 3 यहाँ पे, नीनो 4 यहाँ पे, ये है नीनो 3.4, ठीक है? अब इस लाइन को एग्जैक्टली मिलते हुए यहाँ पे एक जगह है ताहिती, राइट, इन पैसिफिक ओशियन, राइट? और एक जगह है ऑस्ट्रेलिया में डार्विन, राइट? जो सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स है दैट वाज टेकन प्लेस, दैट वाज द मेजरमेंट टेकन प्लेस बिटवीन Tahiti and Darwin, right? It is the air pressure between the Tahiti and Darwin, right? In general क्या, ईस्टर्न कोस्ट से वेस्टर्न कोस्ट का बीच में जो एयर प्रेशर है दैट इज कॉल्ड द सदर्न ऑसिलेशन, राइट? लेकिन इन पर्टिकुलर इट वाज द एयर प्रेशर बिटवीन ताहिती एंड डार्विन. ताहिती इन द ईस्ट पैसिफिक ओशन और सेंट्रल पैसिफिक ओशन, डार्विन इन ऑस्ट्रेलिया. इज इट क्लियर? नीनो 3.4 रीजन, ये है नीनो 3.4 रीजन, ये है इक्वेटोरियल बेल्ट. अगर लाइन खींचोगे तो
ये इक्वेटोरियल बेल्ट है 0 डिग्रीज, ठीक है, ये 0 डिग्रीज इक्वेटोरियल बेल्ट है। ये इक्वेटोरियल बेल्ट को 5 डिग्रीज नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ, राइट, एंड 120 डिग्री वेस्ट, 170 डिग्री वेस्ट, राइट, ये जो पॉइंट है, ये दोनों के बीच में ये जो पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड दी नीनो 3.4। आर यू गेटिंग? ये है, राइट, 120 डिग्री वेस्ट, 170 डिग्री वेस्ट एंड 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ। ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज दी नीनो 3.4, राइट। यहां से अगर मान लो यहां का टेम्परेचर ग्रेटर देन 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया किसी एक महीने में, then the climatic prediction center CPC of NOAA branch will come for announcing the El Nino year, right? अगर मान लो इसी टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है for at least 3 months, right, then that year declared as the El Nino year। समझ में आया? नीनो 3.4 रीजन एंड सदर्न ऑसिलेशन, यहां पे लिखा है सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स टेकन प्लेस बिटवीन ताहिती एंड डार्विन। इज इट क्लियर सो फार? और ये है पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन में नीनो इज द फैक्टर। इंडियन ओशियन ये है, इंडियन ओशियन में है डाइपोल। अभी थोड़ी देर में ये सारे चीज को देखते, मतलब इंडियन ओशियन डाइपोल को। इज इट क्लियर सो फार? सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स, राइट, आपको क्वेश्चंस आएगा वहां पे, सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स से जरूर आती है। सदर्न ऑसिलेशन इज नेगेटिव ड्यूरिंग एल नीनो, ऊपर देख लिए थे। सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स इज आल्सो नेगेटिव ड्यूरिंग द एल नीनो, राइट, नेगेटिव फेज ऑफ सदर्न ऑसिलेशन, ठीक है, वो सारी चीज यहां पे लिखा है। प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ नेगेटिव कोइंसाइड विद द अबनॉर्मल वार्म वाटर अक्रॉस द ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक, तो सेम है वो, राइट, बस इतना याद रखनी है आपको। The time series of the SOI and sea surface temperature of the eastern equatorial Pacific indicates the ENSO cycle has average period of about 4 years। ये important है। ENSO cycle कितना पीरियड है? इधर आ जाओ। नीनो 3.4 जो रीजन है, उस रीजन का जो इंक्रीज इन 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, that is for the 1 month, then after for the 3 months, right? ये है टाइम पीरियड, राइट। लेकिन सदर्न ऑसिलेशन को क्या है? सदर्न ऑसिलेशन मीन पीरियड इज द 4 years। दिस इज व्हाट द डिफरेंस एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। एनसो साइकिल हैज एवरेज पीरियड ऑफ अबाउट 4 years, although in the historical record the period has been varied between 2 and 7 years। 2 of the strongest El Nino episodes, 97 and 82, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ भी सकता है कभी। एंड 2 consecutive periods of El Nino condition occurred, 91 and 95। इसका मतलब क्या है? एक बार एल नीनो आया, राइट, उसके बाद ये एल नीनो आने के लिए नाउ इट हैज टू गो फॉर एनसो साइकिल, देन इट हैज टू गो फॉर द लानिनो, उसके बाद एनसो साइकिल। ये है एक साइकिल, राइट, लेकिन कॉन्सिक्यूटिवली नहीं आएगा, लेकिन एक बार आया था, राइट, 94 में आया, तुरंत 95 में आया था विदाउट इंटरवीनिंग कोल्ड एपिसोड्स, मतलब एनसो साइकिल नहीं बनाता वहां पे, ठीक है। गर्मी आई, उसके बाद दोबारा गर्मी आई, उसके बाद तो कोल्ड आना चाहिए, लानिनो आना चाहिए, नहीं तो कम से कम एनसो साइकिल आना चाहिए, लेकिन दोबारा एल नीनो आ गया। हिस्टोरिकली देयर इज ए कंसिडरेबल वेरिएबिलिटी इन द एनसो साइकिल फ्रॉम 1 decade टू द नेक्स्ट, मतलब इसमें कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है, कभी भी कुछ भी आ सकता है। एल नीनो साइकिल, एनसो साइकिल कभी भी हो सकती है। नाउ वी आर कमिंग टू द एल नीनो पार्ट। दैट मीन्स व्हाट? सो फार वी हैव कवर्ड नॉर्मल कंडीशन, देन आफ्टर वी कवर्ड एनसो साइकिल, right? El Nino Southern Oscillation cycle we have covered so far. Now we are coming to the El Nino. अब El Nino में सबसे पहले रेनफॉल, El Nino एनसो साइकिल रेनफॉल पैटर्न ओवर द ट्रॉपिकल पैसिफिक। टेम्परेचर तो देख लिया कैसे इंक्रीज होता है, कैसे शिफ्टिंग दी वार्मेस्ट ओशियन पूल, राइट,
कैसे शिफ्ट हो रहा है वो देख लिया. नाउ रेनफॉल टेम्परेचर आल्सो दोबारा देखेंगे अभी, लेकिन पहले बारिश का देख लेते. ड्यूरिंग एल नीनो रेनफॉल थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी डिमिनिशेस ओवर द वेस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक. वेस्टर्न में क्या होना चाहिए, वेस्ट मतलब इस तरफ, ठीक है, शुरुआत से लिखता आ रहा हूं, वेस्ट इस तरफ, ईस्ट इस तरफ. क्यों, क्योंकि नॉर्थ पोल यहां पे है, ऊपर है ना, राइट, साउथ पोल नीचे है, तो वेस्ट उस तरफ है. एनीवे, तो वेस्ट इज ऑलवेज हैविंग द हाईएस्ट रेनफॉल थंडरस्टॉर्म्स. लेकिन ड्यूरिंग एल नीनो क्या होगा, diminishes over the western equatorial Pacific and increases over the eastern half. अब उस तरफ बारिश होनी है, वेस्ट तरफ अब बारिश हो रही है, ईस्टर्न पैसिफिक कोस्ट में बारिश हो रही है. This area increased rainfall occurs where the exceptionally warm ocean water have reached about 28 degrees centigrade. Ocean water टेम्परेचर कितना बढ़ जाता है, 28 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है. This overall pattern of rainfall departure spans nearly one of the distance around the globe. मतलब क्या है, मतलब 50% of land mass would be affected because of this shift, because of El Nino, shift in the temperature. Are you getting? Therefore, we are studying about the El Nino in detail. It is responsible for many of the global weather impact caused by the El Nino. Did it create? January March 1998 precipitation. कैसे हुआ जनवरी मार्च में जो एल नीनो ईयर्स में, दिस इज द नॉर्मल फिगर टोटल, दिस इज द डिपार्चर जाते जाते. दैट मीन्स व्हाट, द वेस्टर्न कोस्ट ग्रीन होना चाहिए, बारिश होना चाहिए, वो क्या हुआ, अभी पूरा सूखा पड़ा है, ड्राई है, राइट. अब बारिश हो रही है कहाँ पे, ईस्टर्न कोस्ट पे बारिश हो रही है. देखो यहाँ पे बारिश हो रही है, यहाँ पे बारिश हो रही है, यहाँ पे बारिश हो रही है, और ये जो इक्वेटोरियल बेल्ट है यहाँ पे भी बारिश हो रही है. आर यू गेटिंग? और बारिश का इंक्रीमेंट जो सदर्न ऑसिलेशन का जो बताया था इस तरफ बढ़ती गई है, यहाँ पे भी इस तरफ बढ़ती गई है. आर यू गेटिंग? व्हाट इज द रेनफॉल पैटर्न. अब किस किस देश में क्या क्या इफेक्ट है वो भी थोड़ी देर में देखते हैं. इन द लेफ्ट हैंड पैनल सीजनल रेनफॉल टोटल्स, राइट, ड्यूरिंग द स्ट्रॉन्ग एल नीनो कंडीशन ऑफ जनवरी मार्च 1998. मतलब जो विंटर सीजन में ये हालत है, राइट. विंटर में यहाँ पे बारिश हो रही है, आप साउथ अमेरिका में, राइट, यहाँ पे भी बारिश हो रही है, इक्वेटोरियल बेल्ट में बारिश हो रही है, राइट. लेकिन यहाँ पे बहुत कम बारिश हो रही है, बारिश भी हो रही है लेकिन कम हो रही है वहाँ पे, राइट. अनसीजन वेदर है वहाँ पे, ठीक है. और दिसंबर डिपार्चर टाइम में मतलब इतना सूखा पड़ा है. दिस इज द कंडीशन ड्यूरिंग द एल नीनो. Shown from over the Pacific Ocean, United States, South America, the heaviest rainfall in units of millimeter shown by the darkest green, and above the lowest rainfall is shown by the lighter green color. Since 25.4 mm is equal to 1 inch of rain, we see that rainfall totals are more than 800 mm. इसका मतलब more than 31 इंच का बारिश हुई है, 31 इंच का बारिश हुई है, 31 इंचेस ऑफ बारिश हुई है. दिस इज नॉट ए नॉर्मल वन, राइट. इक्वेटर along the international date line, which is more than 31 inches of rain and nearly double the normal amount. कहाँ पे हो रही है, जहाँ पे सूखा होना चाहिए सदर्न अमेरिका में, ईस्टर्न पैसिफिक कोस्ट में, वहां पे इतना बारिश हो रही है, 31 इंच का बारिश हो रही है. उसके बाद जनवरी मार्च जो डिपार्चर का टाइम है, रेनफॉल का डिपार्चर है, राइट. उस टाइम पे वेस्टर्न कोस्ट पूरा सूखा पड़ा है, और ईस्टर्न कोस्ट में फिर भी अबव नॉर्मल 15 इंचेस अबव नॉर्मल बारिश हो रही है वहां पे. ओवर दी सेंट्रल एंड ईस्टर्न, नॉर्थर्न पैसिफिक एंड अक्रॉस द वेस्टर्न एंड सदर्न वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स, दीज एरियाज लाई अलोंग द मेन विंटर टाइम स्टॉर्म ट्रैक, which brings above average rainfall to the western and southeastern United States. मतलब सर्दी में वहां पे विंटर स्टॉर्म्स आ रहा है, राइट. वो भी बारिश above average बारिश वहां पे हो रही है. अनसीजनल बारिश जो बोला जाता है ना, वो वहां पे हो रही है. In contrast,
द सीजनल रेनफॉल टोटल ओवर द वेस्टर्न पैसिफिक में क्या होगा, बिलो लेस देन 100 mm ड्यूरिंग द सीजन, राइट। जो विंटर का सीजन में यहाँ पे जो फसल के लिए जो बारिश होती है दिसंबर जनवरी में, वो बारिश भी नहीं है यहाँ पे, राइट। तो ड्राट सूखा पड़ा हुआ है, विच इज मोर देन 800 mm बिलो द नॉर्मल, राइट। जो ऊपर बताए थे द सेम चीज। नाउ दी कम टू दी विंड पैटर्न। एल नीनो में रेनफॉल देख लिया है, अब उसी रेनफॉल को दोबारा एक बार कंट्री वाइज भी देख लेते थोड़ी देर में। नाउ विल कम टू दी विंड पैटर्न। एल नीनो एपिसोड फीचर्स लॉन्ग्स, हाँ, विंड में क्या है, रिड्यूस्ड ईस्टर्लीस, मतलब जो ईस्टर्लीस मतलब ईस्ट टू वेस्ट जो जा रही है, उसमें वो वेस्ट कोस्ट तक पहुंचने से पहले ही वो बीच में से ही असेंड हो गई है, अपलिफ्ट हो गई है। वाई, बिकॉज रिड्यूस्ड स्पीड है, राइट। रिड्यूस्ड ईस्टर्लीस विंड्स अक्रॉस द ईस्टर्न पैसिफिक इन द लोअर एटमॉस्फेयर। ये सारे स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना है। रिड्यूड मतलब यहां पे ये पूछ सकता है, रिड्यूस्ड ईस्टर्ली विंड्स अक्रॉस द ईस्टर्न पैसिफिक इन लोअर एटमॉस्फेयर की जगह वो पूछ सकता है सब सरफेस लेवल, ये पूछ सकता है। आर यू गेटिंग? तो ये सारे स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है, उसलिए मैं यहां पे लिखा हूं रिड्यूस्ड ईस्टर्लीज। नेक्स्ट रिड्यूस्ड वेस्टर्लीज। जो वेस्टर्लीज है वो जो यहाँ पे मतलब जो वेस्टर्न कोस्ट में डिसेंड होके फिर वो जो इस तरफ जाना है, ये भी कंप्लीट कर ली होती, मतलब यहाँ तक ईस्टर्न कोस्ट तक पहुंच जाएगी तो सीन भी कुछ अलग होता है। लेकिन ये भी क्या हो रही है, ये भी यहीं पे अपलिफ्ट हो रही है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे टेम्परेचर ऑलरेडी क्रिएट हुआ है यहाँ पे। आर यू गेटिंग? सो reduced westerlies, west to east winds over the eastern tropical Pacific in the upper atmosphere। कहां पे है ये? अपर एटमॉस्फेयर है। ये कहां पे? reduced easterlies lower atmosphere, reduced westerlies upper atmosphere। मतलब इस चीज को देख लो एक बार, लोअर एटमॉस्फेयर, लोअर एटमॉस्फेयर, ये भी लोअर एटमॉस्फेयर, दिस इज द अपर एटमॉस्फेयर, दिस इज द अपर एटमॉस्फेयर। अब क्या बताया जा रहा है, लोअर एटमॉस्फेयर में ईस्टर्ली विंड्स, रिड्यूस्ड स्पीड ऑफ ईस्टर्ली विंड्स इन लोअर एटमॉस्फेयर, राइट। लोअर रिड्यूस्ड स्पीड of westerlies in upper atmosphere। Are you getting? So this one, ये westerlies है, ये easterlies है। This is the lower atmosphere, this is the upper atmosphere। जैसे मैंने बताया, we are seeing at the three level। one at the atmosphere, over the sea level, atmosphere, on the sea surface, नेक्स्ट सब सरफेस लेवल ऑफ पैसिफिक ओशियन। ये तीन लेवल पे देखे। सो विंड इज टेकिंग प्लेस इन द एटमॉस्फेयर, थर्मोक्लाइड टेकिंग प्लेस इन सब सी सरफेस लेवल, राइट। ट्रेड विंड्स इज टेकिंग प्लेस ऑन द सी, और टेम्परेचर डिफरेंसेस इज टेकिंग प्लेस इन द सी लेवल, ऑन द सी लेवल। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? चलो, ईस्टर्लीज lower atmosphere, reduced westerlies upper atmosphere। These conditions reflect reduced strength of the equatorial Walker circulation, which in strong El Nino episode can be completely absent। मतलब Walker cycle बन ही नहीं रहा है। Are you getting? जो बीच में से जो कट हुआ है, right? That is the reduced strength of the equatorial Walker circulation। ठीक है। अब दिसंबर जनवरी में एल नीनो कंडीशन। इससे पहले ये जो डायग्राम ऊपर देखे थे वहां पे क्या है, दिस कंडीशन इज अकरिंग हियर। अब क्या हुआ, ये कंडीशन यहां तक आ गया, ऑलमोस्ट ईस्ट पैसिफिक कोस्ट तक आ गया, सेंट्रल पैसिफिक कोस्ट एंड ईस्ट पैसिफिक कोस्ट तक आ गया, राइट। वहां पे क्या हो, नॉर्मल कंडीशन में इक्वेटोरियल थर्मल लाइन ऐसा था, ठीक है। अब क्या हो गया, इक्वेटोरियल थर्मल लाइन इट इज ऑलमोस्ट फ्लैट, ठीक है। अब वही चीज यहां पे बताया जाएगा, सब सरफेस ओशियन,
राइट। ये जो सब वर्डिंग्स है ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये सारे वर्डिंग्स इंपॉर्टेंट है। सब सरफेस ओशन स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय an abnormally deep layer of warm water and increased depth of the thermocline. ये पूछा जाएगा, depth of the thermocline would be increased or decreased during the El Nino, right? दूसरे कॉम्बिनेशन में डिफरेंट स्टेटमेंट में 1 2 3 में इस सारे चीज को यूज करते हुए क्वेश्चन को बना सकता है। एनीवे द thermocline is, its depth is increased, right, across the eastern tropical Pacific. Subsurface ocean structure is characterized by the abnormally deep layer of warm water and increased depth of the thermocline. अगर गर्मी पानी का concentration बढ़ता जा रहा है तो thermocline नीचे जाएगा नहीं जाएगा? Thermocline is nothing but what? Thermocline is nothing but difference between the hot and cold water temperature, right? तो अगर मान लो हॉट वाटर का ही कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा बढ़ता जा रहा है तो कोल्ड वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा, तो थर्मोक्लाइन भी नीचे जाएगी, द डेप्थ विल बी इंक्रीज्ड। Thus the slope of the thermocline is reduced across the basin. In very strong El Nino episode, the thermocline can actually become flat across the entire tropical Pacific Ocean for a period of several months. Accompanying these conditions, इसका मतलब क्या है, अगर मान लो अगर फ्लैट हो गया, ओशन टेम्परेचर बढ़ गया, पानी वार्म वाटर बढ़ गया, तो उसमें जो क्रिएचर्स है, राइट, वो सारे का हार्म होगा नहीं होगा, राइट। सो दिस इज द रिलेटेड अगेन विद द एनवायरमेंट। Accompanying these conditions, the sea level height is higher than the normal over the eastern Pacific. ईस्टर्न पैसिफिक में नॉर्मल कंडीशन में सी हाइट कम है ज्यादा है? कौन सा कोस्ट में सी हाइट ज्यादा है? वेस्टर्न कोस्ट है, पैसिफिक ईस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट है, राइट। तो नॉर्मल कंडीशन में वेस्टर्न कोस्ट सी हाइट ज्यादा है, लेकिन अब एल नीनो में क्या होगा, ईस्टर्न कोस्ट में सी हाइट बढ़ती जाएगी, रिजल्टिंग इन डिक्रीज्ड स्लोप ऑफ द ओशन सरफेस हाइट अक्रॉस द बेसिन। ठीक है, टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, एल नीनो रिलेटेड ग्लोबल टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, राइट। इससे पहले भी प्रेसिपिटेशन देख लिया था, लेकिन अब ग्लोब लेवल पे कहां पे कैसे बारिश होती है ये देखते। ये दिसंबर फरवरी है, ये जून अगस्त है, राइट। जून अगस्त मतलब अपने जगह जो मानसून का शुरू होती है, साउथ वेस्ट मानसून जो शुरू होती है, राइट। इस रेफरेंस में देख लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब इधर देखो, ईस्टर्न पैसिफिक कोस्ट नाउ इज बिकमिंग द वार्मर, राइट, तो वार्म हो गया, राइट। एंड वेस्टर्न पैसिफिक कोस्ट इज बिकमिंग द ड्राई, सूखा पड़ गया पूरा, और यहां पे बारिश हो रही है, ठीक है। यहां पे वेट है, क्योंकि यहीं से तो विंड ऊपर उठी थी, तो वहीं पे आके बारिश होगी, तो वहां पे वेट कोस्ट है, राइट। वो यहां जाके यहां पे डिसेंड हो रही है हवा, राइट, हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो गई है, राइट। तो यहां पे ड्रॉट कंडीशन आ गई, राइट। और इधर भी देखो, वार्म कंडीशन, ड्राई कंडीशन, ड्राई कंडीशन, ड्राई कंडीशन, ये पूरा बेल्ट वार्म कंडीशन दिसंबर फरवरी में, ठीक है। और यहां पे बारिश हो रही है, वेट कंडीशन, ठीक है। अब इसको अच्छे से यहां पे पॉलिटिकल मैप में देखते एक बार। In the tropics, El Nino episode are associated with the rainfall, right? Increased rainfall across the east central and east Pacific. मतलब ईस्ट पैसिफिक कोस्ट पे बारिश हो रही है, that is the El Nino effect. तो increased rainfall and with drier than normal condition over the North Australia, Indonesia. That means western coast. ठीक है, जैसे बताया। अब इंक्रीज रेनफॉल का हो गया। नाउ वेटर देन नॉर्मल कंडीशन टेंड टू हैपन वेयर ड्यूरिंग दिसंबर फरवरी अलोंग द कोस्टल ऑफ इक्वेडर, अलोंग द कोस्टल ऑफ इक्वेडर, नॉर्थ वेस्टर्न पेरू, साउथ सदर्न ब्राजील, सेंट्रल अर्जेंटीना एंड इक्वेटोरियल ईस्टर्न अफ्रीका। इसका मतलब ये है
इंक्रीज्ड बारिश तो इस तरफ होगी, ठीक है, लेकिन साथ साथ कुछ अमाउंट ऑफ बारिश भी कहां पे होगी, जो इस रीजन में। चलो आपको पॉलिटिकल मैप में दिखाता हूं, कंट्रीज आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। कहां पे होगी, इक्वेडर, सदर्न ब्राजील, राइट, नॉर्दर्न अर्जेंटीना एंड पेरू, यहां पे अच्छा खासा बारिश होगी, वेटर देन दी नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। अब साउथ अफ्रीका में जो इक्वेटोरियल, जो जहां से इक्वेटर पास होती है, वहां पे अच्छा खासा बारिश होती है, जो यहां पे जो दिखाया, इधर देखो, ये सारा सूखा पड़ा है वेस्टर्न कोस्ट, राइट, यहां पे अच्छा खासा बारिश हो रही है, वेट एंड वार्म, राइट। तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट में अच्छा खासा बारिश हो रही है, इंक्लूडिंग द वेट पार्ट है, वार्म पार्ट, जो वेट पार्ट, ये सारा सूखा पड़ी है, मतलब इस तरफ पूरा अच्छा खासा बारिश हो रही है। आर यू गेटिंग? तो ये कंट्रीज आपको याद रखनी है, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इंक्रीज रेनफॉल, सॉरी ड्रायर कंडीशंस, ईस्ट सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक wetter condition during the month of December February along the coastal Ecuador, right, northwestern Peru, southwestern Brazil, central Argentina and equatorial eastern Africa, यहाँ पे अच्छा खासा बारिश हो रही है। मतलब मैप आप ऐसा ड्रा करोगे, ये है, गेटिंग? drier than normal condition, South America, Central America and South Africa during December, January, February month, and over Eastern Australia during June, July, August. June, July, August में क्या है, ड्राइयर है, आपने को यहाँ पे मानसून आना चाहिए। दैट मीन्स इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया का जो भी वेदर कंडीशन है, सेम वेदर कंडीशन विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन द भारत, इंडिया, राइट। तो जून, जुलाई, अगस्त में ड्रायर कंडीशन है, लेकिन उस मंथ में अपने को बारिश होना चाहिए। एल नीनो एपिसोड आल्सो कंट्रीब्यूट टू लार्ज स्केल टेम्परेचर डिपार्चर थ्रू आउट द वर्ल्ड, विथ मोस्ट ऑफ द अफेक्टेड रीजन एक्सपीरियंसिंग द abnormally warm condition during December to February, December, January, February. Some of the most prominent temperature departure include warmer than normal condition during December, February across southeastern, southern eastern Africa, Japan, southeastern Alaska, western central Canada, southeastern Brazil and southeastern Australia, right. December, देखो ये है दिसंबर फरवरी का मैप, राइट। तो ये सारे चीज को आप याद रखनी है, कहाँ कहाँ पे ड्राई है, कहाँ कहाँ पे वेट है, ये है अफ्रीका, ठीक है। ये सारे चीज को आप याद रखनी है। उस इमेज को दोबारा आप अगर बार अटलास के साथ प्रैक्टिस करोगे, ड्रायर एरिया एंड कंट्रीज, तो यहां से आपको सवाल उठता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वार्मर दैन नॉर्मल कंडीशन ड्यूरिंग दिसंबर फरवरी इस एरिया में, वार्मर दैन नॉर्मल कंडीशन ड्यूरिंग जून टू अगस्त इस एरिया में, कूलर दैन नॉर्मल कंडीशन ड्यूरिंग दिसंबर जनवरी अलोंग द गल्फ कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। नाउ एल नीनो चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन इन दी सब ट्रॉपिक्स एंड मिडिल लैटिट्यूड, मतलब जो जेट स्ट्रीम का जो कॉन्सेप्ट आ जाता है, राइट। सब ट्रॉपिकल लेवल पे क्या होता है, एज आई सेड, बस दो चीज को याद रखनी है, जेट स्ट्रीम्स ऑलवेज ईस्टवर्ड डायरेक्शन, ड्यूरिंग एल नीनो ईस्टवर्ड्स एक्सटेंशन ऑफ डीप ट्रॉपिकल कन्वेक्शन, right, and deep tropospheric heating to well east of the date of line, मतलब इक्वेटोरियल पे और सब ट्रॉपिक पे ट्रोपोस्फेरिक लेवल तक भी हीट पहुंच जाती है। दिस हीटिंग एक्ट्स टू एक्सटेंड द सब ट्रॉपिकल रिजेस इन बोथ हेमिस्फीयर टू वेल ईस्ट ऑफ द डेट लाइन। सब ट्रॉपिकल रिजेस मतलब जो आपको वार्म पूल्स दिखाया था, वार्म वाटर पूल्स, राइट, वो रिजेस विल बी गोइंग ईस्ट ऑफ द डेट लाइन and to increase the north to south temperature, right, ऊपर से नीचे आते आते मतलब नॉर्थ टू साउथ as you are moving temperature difference would be high,
along the poleward flanks of the subtropical ridges. इसका मतलब जैसे आपको डायरेक्शन दिखाया था, साउथ ऑसिलेशन, साउथवर्ड पोल, राइट ऑसिलेशन, सबट्रॉपिकल रिडजेस. ठीक है. These conditions are generally most prominent during the respective hemisphere winter season. अब इधर देखो, a pronounced eastward extension of the mid latitude jet stream. Jet streams are eastward जैसे देखे थे, लेकिन pronounced eastward extension of the mid latitude jet stream to the extreme eastern Pacific. First thing. Second thing is equatorward shift of the jet streams over the eastern Pacific. Overall, these conditions reflect an increasing zonally uniform distribution of both temperature and winds across the Pacific basin and are a major factor affecting the winter weather pattern and storm tracks in the middle latitude over the both North and South America. इसका मतलब ये है, इधर देखो जेट स्ट्रीम नॉर्मली दे आर द ईस्टवर्ड्स, राइट. लेकिन जो भी इक्वेटर वर्ड्स, जब जो ये जो रिडजस है, राइट, जो पूल्स है, व्हेन दे आर शिफ्टेड टुवर्ड्स द ईस्ट और द सेंट्रल पैसिफिक ओशियन, देन देयर डिपार्चर वुड बी पोलवर्ड्स. यहाँ पे देखो लाइंस, यहाँ से पोल तरफ जा रहा है, यहाँ से पोल तरफ जा रहा है, राइट. यहां से देखो पोल तरफ जा रहा है, इधर नीचे. आर यू गेटिंग? जेट स्ट्रीम्स आर पोलवर्ड्स व्हेन इन द सब ट्रॉपिकल लेवल. ठीक है. अब इक्वेटोरियल लेवल पे क्या है? इक्वेटोरियल लेवल पे जेट स्ट्रीम्स आर टूवर्ड्स द इक्वेटर. अब इधर देखो, ईस्टवर्ड एक्सटेंशन इन द मिडिल लैटिट्यूड, equator shift of the jet streams over the eastern Pacific, right. At the same time, anticyclonic circulation anomaly evident in both hemisphere over the subtropical latitude of the eastern Pacific. मतलब anticyclonic condition is appearing where? In eastern Pacific सबट्रॉपिकल लेवल पे हो रहा है एंटीसाइक्लोनिक कंडीशन. अब यहाँ पे बस इतना एल नीनो कंडीशन में इतना याद रखनी है, anti-cyclonic circulation taking place at both the hemispheres, southern and northern, but कहाँ पे हो रहा है? subtropical latitude में हो रहा है, not on the equator, but on the subtropical latitude. कहाँ, किस तरफ? ईस्टर्न पैसिफिक के तरफ, not on the western Pacific coast. क्यों? temperature difference is more on the eastern Pacific coast, right. This anticyclonic anomaly dipole features enhanced westerlies along its poleward flanks. Westerlies, poleward flank, जैसे आपको दिखाया, poleward flanks in the middle latitude of both hemisphere and anomalous easterly winds across the equatorial eastern Pacific, right. In the subtropics, खुद मिला के क्या, नीचे का ऐसा जाएगा डायरेक्शन, यहाँ का ऐसा आएगा, तो साइक्लोनिक एंटी साइक्लोनिक कंडीशन फॉर्म हो जाएगी यहाँ पे. ठीक है. In the subtropics and mid latitude, these anomalies reflect the eastward extension of the subtropical ridge noted above, as well as the eastward extension of the winter time jet stream to the well east of the dateline. इसका मतलब eastward extension of both, क्या है? eastward extension of winter time jet stream as well as east of the dateline. मतलब आपको सारे चीज ईस्टवर्ड का एक्सटेंशन है, राइट. जेट स्ट्रीम भी ईस्टवर्ड एक्सटेंशन, राइट. सदर्न ऑसिलेशन में भी ईस्टवर्ड एक्सटेंशन, बट गोइंग टिल्टिंग टुवर्ड्स द साउथ. आर यू गेटिंग? टेम्परेचर इज आल्सो द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन. In the tropics, they are consistent with the reduced strength of the equatorial Walker circulation typical of El Nino episode. जैसे मैंने आपको बताया, एटमॉस्फेयर में, ट्रॉपिकल लेवल में, ट्रॉपिक रीजन में वाकर साइकिल, वीकर वाकर साइकिल है. ठीक है. नेक्स्ट है लॉनिनो
अब जो एलिनो के बारे में जो भी पढ़े वो those all phenomenons and characteristics and the terminologies, everything would be in the opposite direction, right? सारे डायरेक्शन अपोजिट है. इससे पहले जहां पे सूखा होगा अब वहां पे बारिश होगी, जहां पे बारिश होगी अब वहां पे सूखा होगा, right? Anyhow, in conclusion, how the super El Nino looked like in the 1878. This was the 3.4 region, this was the super El Nino. मतलब टेम्परेचर फॉर्म में जो डिपार्चर ऑफ टेम्परेचर आप देखे थे किस तरफ है, अब इस तरफ वार्म होना चाहिए, अब किस तरफ है, इस तरफ वार्म है, और ये सारे ईस्टवर्ड एक्सटेंशन हुआ है, ठीक है, एल नीनो. दिस वाज द कंडीशन ड्यूरिंग द 1878, राइट? अब क्या हुआ, हाउ सुपर एल नीनो माइट लुक लाइक इन 2026, दिस वुड बी द इमेज, राइट? देखो टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस, राइट? मतलब वहां से भी यहाँ पे ये कलरिंग जो भी है ये बहुत डार्कर कलर में आ गया, यहाँ पे थोड़ा बहुत लाइट कलर में था लेकिन ये बहुत डार्क कलर में, ठीक है, समझ में आई? क्योंकि इसी रीजन को तो कंसिडर किया जाता है. वैसे तो ये रीजन देखोगे ये दोनों रीजन सेम है, ये दोनों रीजन सेम है इन कलरिंग, लेकिन कौन सा रीजन को कंसिडर किया जाता है, ये तीनों 3.4 रीजन को कंसिडर किया जाता है. Right? The map of the left show what we are heading towards the super El Nino places in compared to the 2027 season. Data by NOAA suggests that the mean assessed deviation, subsurface temperature, sea surface temperature deviation could be 3.25 degrees centigrade, not just the 0.5 plus 0.5 degree centigrade increase होगा तो एल नीनो ईयर में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन अब कितना है 3.25 degree centigrade, therefore it might be called as the super El Nino year, right? Which would be the higher than the peak of the 1876-78 season. Source भी कहाँ पे देखो, वो नोवा का सोर्स है, ठीक है. आप भी वही से स्टैंडर्ड सोर्सेस को लेना है. अब उसका रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है एल नीनो का, right? When compared to the Indian context, Bharat context, now we have to see the other concept, related concept, that is called the Indian Ocean Dipole. Why we want to see Indian Ocean Dipole? Because in the 1997 और 1887 जो भी रेफरेंस, राइट, 1997 भी एल नीनो आया, 1887 अभी जो ऊपर डायग्राम देखे थे वहां पे भी आया. ये दोनों ईयर में द इम्पैक्ट ऑन इंडिया, दैट टाइम इंडिया बीन कॉल्ड एज, सो इंडिया was very less because of the Indian Ocean Dipole, right? This Indian Ocean Dipole was positive, जैसे सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स में पॉजिटिव है नेगेटिव है, एल नीनो में सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स is negative or positive during El Nino year, it is a negative, right? हाँ, तो अगर मान लो इंडियन ओशियन डाइपोल अगर पॉजिटिव बन गए, जैसे बना था 1997 में एल नीनो आया था ऑल ओवर द ग्लोब, राइट? सिवियरली अफेक्ट हुआ था, 50% ऑफ द लैंड मास बीन अफेक्टेड, बट इंडिया थोड़ा बहुत रिलीफ मिला because of the Indian Ocean Dipole, which was the positive Indian Ocean Dipole means a wetter west and drier east. इसका मतलब क्या ये है, right? Westerly winds coming up from the east to the west, जैसे आपको जो नॉर्मल कंडीशन में शुरुआत में जो बताया था, right? So wind is coming in this direction, east to the west, trade winds. जैसे जैसे यहाँ पे पहुंच गई है, it will get the Muscarine high, यहाँ पे Muscarine high belt, right? Madagascar Muscarine high. That means what? यहाँ पे इसको warmer water मिल जाती है, right? आपको जैसे बताया, it is relatively warmer Indian Ocean, right? जैसे गर्मी होती है, मतलब जैसे ये वार्म टेम्परेचर यहाँ पे मिल जाती है, इट विल बी असेंडेड हियर, राइट? असेंड होने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी
गर्म मतलब गर्मी हवा है, ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, उसी का वजह से यहाँ का जो पानी है इट विल बी स्टार्ट एवापोरेटिंग। एवापोरेट होने के वजह से मॉइस्चर, जो भी मॉइस्चर जो उसको हवा में मिल जाती है, ये विंड के साथ मिलके यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन हो जाती है, तो यहाँ पे बारिश दोबारा मतलब बारिश हो जाती है। देयरफॉर ये जो सदर्न कोस्ट है, सॉरी द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ दिस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, अच्छा खासा बारिश मिल जाती है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो ट्रेड विंड के अब सी सरफेस पे क्या हो रहा है, this is happening at the atmospheric level, right? On the sea surface level what is happening, this is the movement of the water, यहाँ पे डाउनवेलिंग होगी, यहाँ पे डाउनवेलिंग होगी, और इस तरफ क्या होगा, इस तरफ अपवेलिंग होगी, जैसे आप शुरुआत में देखे थे अपवेलिंग होगी, अच्छा खासा फिशिंग ग्राउंड मिल जाती है यहाँ पे, राइट? एनीवे, तो यहाँ पे जो अपवेलिंग हो रही है, दिस बिकेम ए हाई प्रेशर बेल्ट, वार्मर कोस्ट, मॉइस्ट एयर, अच्छा खासा बारिश हो रही है, लो प्रेशर बेल्ट, विंड यहाँ पे ऐसा ऊपर उठेगी। अब क्या होगा, यहां से लो प्रेशर बेल्ट, विंड ऊपर उठी है, राइट? अब यहां से सोमाली जेट इसको मिल जाती है, राइट? जैसे सोमाली जेट मिलते ही, राइट, ये विंड का डायरेक्शन चेंज हो जाती है, राइट? ऐसा चेंज होके अगेन इट विल कम्स हियर, राइट? जैसे जैसे यहां पे ईस्टर्न साइड आ जाएगी, दिस इज वेस्टर्लीस, दिस इज द वेस्टर्लीस, इस तरफ क्या है, ये ईस्टर्लीस, ठीक है, राइट? तो यहां पे आते ही ये हाई प्रेशर बेल्ट है, यहां पे विंड इज डिसेंडिंग। इसका मतलब ये है, वेन एवर एल नीनो इफेक्ट कम्स अप, इफ इंडियन ओशियन डाइपोल, डाइपोल मतलब ये है लो प्रेशर बेल्ट, ये हाई प्रेशर बेल्ट, आर यू गेटिंग? मान लो ये पॉजिटिव मान लो, इसको नेगेटिव मान लो, ठीक है? सो वेन एवर द पॉजिटिव Indian ocean dipole, whatever the condition so far have been explained, this is the positive condition, positive Indian ocean dipole. Whenever the positive Indian ocean dipole occurs in the Indian Ocean, in the situation also India will get the rainfall, right? Especially on the southern part, right? Therefore, agar मान लो El Nino is occurred, came up, right? El Nino effect के वजह से ये जो सारे सूखा पड़ गया, तो इंडिया भी यहाँ पे ड्राई कंडीशन, मतलब सूखा पड़ना चाहिए, ड्रॉट आना चाहिए, जैसे यहाँ पे ड्रॉट आया, ड्राई कंडीशन है। लेकिन ये अगर पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल फिनोमिना अगर अक्कर आ गई, मतलब जो फॉर्म हो गई, in that condition we will get the rain. Therefore, and this was exactly happened in the year 1997. So उस साल में भी इंडिया पे बहुत कम इफेक्ट पड़ा था एल नीनो का, right? Crux is this, crux is even El Nino is occurred all over the globe. If positive Indian Ocean dipole forms, then India will become again in the exceptional category, right? Always India would be in the exception category, right? In many aspects. तो 1997 में भी एक्सेप्शन मिला था एल नीनो से, दोबारा भी चांसेस ज्यादा है, राइट? अब ये तो इंडियन ओशन डाइपोल देख लिया। द नेक्स्ट वन इज द सोमाली जेट। सोमाली जेट क्या है? ये जो मस्करीन है ये यहाँ पे, राइट? सोमाली जेट का रोल ये है, सोमाली जेट एनीवे, ये सोमाली जेट स्ट्रीम कहाँ पे आती है? जेट स्ट्रीम टेकिंग प्लेस वेयर? ऑन द ट्रोपोस्फेयर, राइट? ट्रोपोस्फेरिक लेवल में ये जेट स्ट्रीम चलती है, राइट? दिस जेट स्ट्रीम, राइट, दे आर द वेस्टर्लीज, दे आर मूव फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट। क्यों मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट? क्यों मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट? बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन ऑफ द अर्थ।
अर्थ कैसे रोटेट करती है, किस डायरेक्शन में रोटेट करती है अर्थ, ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट, राइट, वेस्ट टू ईस्ट अर्थ रोटेट करती है। तो सेम डायरेक्शन में जेट स्ट्रीम्स विल बी blowing, right? These are the not just the wind, they are more than 300 किलोमीटर पर आवर स्पीड से ये winds blow होती है, that too on the upper atmospheric level, troposphere level पे, right? Anyway, तो अब ये जेट स्ट्रीम क्या करेंगे, अब जेट स्ट्रीम है अगर यहां से ब्लो करेगी, इंडियन ओशियन डाइपोल वाज अकर्ड एंड सोमाली jet stream that was coming up from the middle eastern countries, middle asian countries, ठीक है। तो अगर इंडियन ओशन डाइपोल के साथ, इंडियन ओशन डाइपोल में हाई प्रेशर बेल्ट बन गया यहां पे, सॉरी लो प्रेशर बेल्ट बन गया यहां पे, वार्मर कोस्ट है, एयर वुड बी असेंडेड, सोमाली जेट अगर इधर से आ गई तो इट विल बी ब्लोन टुवर्ड्स द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो साउदर्न वेस्ट मानसून आने के चांसेस ज्यादा है, जैसे इससे पहले बताया इंडियन ओशन डाइपोल में लो प्रेशर वहां पे, हाई प्रेशर यहां पे, देयरफॉर सर्कल विल बी कंप्लीटेड, राइट। देयरफॉर इवन एल नीनो फिनोमिना ऑकर्ड, एनीवे दैट इज एल नीनो इज कमिंग अप, राइट। इफ इंडियन ओशन डाइपोल is positive, become positive, then India would be exempted from the El Nino effect, right? थोड़ा बहुत बच सकती है। At the same time अगर सोमाली जेट भी, सोमाली जेट winds है, अगर it is also strong सोमाली जेट winds if we get, then we will get the relief from the El Nino effect. This is the relation with the El Nino, इंडियन ओशन डाइपोल एंड जेट स्ट्रीम। समझ में आई? दिस इज द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट और द सोमाली जेट, ठीक है। नाउ यू कैन हैव द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आई हैव गिवन यू 10 प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव एंड 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर द सब्जेक्टिव। यू कैन सॉल्व एट होम. If you have any doubts, let me know. We will clarify in the class, in the next class. Is that clear? Any doubts? Fine. Remember one thing. This topic I have taken extensively because of 2 reasons. One is concept anyway you're going to understand, but the terminologies and keywords are the important. Right? As you have seen, subtropical level, subsurface level, ट्रॉपिकल लेवल, इक्वेटर लेवल, राइट, मिड लैटिट्यूड, राइट, ये सारे वर्ड्स, टर्मिनोलॉजीज आर इंपॉर्टेंट, राइट। उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट, सदर्न ऑसिलेशंस, राइट, इंडियन ओशियन डाइपोल, सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स, राइट, एनसो, राइट, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, नॉर्मल कंडीशन को एनसो बोला जाता है, राइट, ठीक है। तो ये सारे चीज को आप डेफिनेट, मतलब कॉन्सेप्ट भी समझना है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ टर्मिनोलॉजीज को भी पकड़ के रखना है। एंड आप इस टर्मिनोलॉजी के साथ अगर आंसर राइटिंग लिखोगे मेंस में, आपको बहुत फायदा होगा, राइट। आप यूपीएससी और प्रीलिम्स में भी इसी टर्मिनोलॉजी के ऊपर ही क्वेश्चन बनाया जाता है। इज इट क्लियर? चलो, विल सी इन द नेक्स्ट क्लास।